नमस्ते बच्चों। पूरे राजस्थान के अंदर अर्धवार्षिक की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और 29 नवंबर को आप सबका कंप्यूटर का या सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा का पेपर है। कौन सी क्लास का? क्लास है 9। कौन सी क्लास? 9th क्लास का। ठीक है, देखो अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा कब है पेपर? 29 नवंबर 2025 शनिवार को। ठीक है, और एक ध्यान रखना, अभी कुछ फर्जी वीडियो वायरल होंगे जिसके अंदर कहा जाएगा कल जो पेपर होगा वो हूबहू पेपर है। तो ध्यान रखना, पूरे राजस्थान के अंदर एक साथ आयोजित किया जाता है और पहले कहीं पर भी पेपर नहीं आता। अब बात करते हैं हम सूचना प्रौद्योगिकी की जो अवधारणा या कंप्यूटर का जो पेपर है वो उसका परीक्षा पैटर्न किस प्रकार का है। तो देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब है जो ऑप्शन वाले आते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का और टोटल कितने? 4 अंक है। उसी प्रकार रिक्त स्थान से संबंधित कितने क्वेश्चन आएंगे? 4, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 1, और टोटल अंक कितने हैं? 4। उसी प्रकार जो एक एक लाइन की एक एक शब्द के जो क्वेश्चन है जिसको अति लघुरात्मक कहते हैं वो 8 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 8 नंबर। उसी प्रकार लघुत्रात्मक क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और टोटल कितने नंबर हो गए? 12 नंबर। और दीर्घ लघुत्रात्मक से थोड़ा सा बड़ा कितने क्वेश्चन आएंगे? 2, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए? 6। और निम्नात्मक क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा? 1, वो 2 ऑप्शन होंगे अथवा के अंदर आएगा, कोई भी एक क्वेश्चन हल करना है आपको। 6 नंबर का होगा तो टोटल 6, तो टोटल आपके 40 नंबर का पेपर होगा और टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब पूछोगे, ध्यान रखना, वैसे टोटल 100 नंबर होते हैं जिसमें आपके 10-10 के 3 टेस्ट हो गए, 30, 40 ये हो गया, और 30 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि अर्धवार्षिक के अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो अर्धवार्षिक के अंदर टोटल तुम्हारे 5 चैप्टर आएंगे। कितने चैप्टर आएंगे? 5। एक तो पहला चैप्टर है जो आपके 7 नंबर का आएगा। कितने नंबर का है? 7। उसी प्रकार इनपुट और आउटपुट डिवाइस वाला 2 नंबर पार्ट है, वो आपके 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? 3। उसी प्रकार सूचना कंप्यूटर संचार एवं तकनीक, वो 12 नंबर का क्वेश्चन है। और एमएस विंडो के बारे में जो, वो भी कितने? 12 नंबर का है। और सूचना प्रौद्योगिकी की जो अनुप्रयोग है 7वां पार्ट है, वो भी कितने नंबर का है? 6 नंबर। तो टोटल कितने हो गए? 40 नंबर हो गए। तो ध्यान रखना, अर्धवार्षिक के अंदर पूरे पार्ट नहीं पढ़ने, केवल 5 ही पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां और 7वां। तो अब हम इन 5 पार्ट के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहले उनको हल करेंगे, फिर अति लघुरात्मक, फिर लघुत्रात्मक और फिर निम्नात्मक। तो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति या डिवाइस है। जब आप कंप्यूटर में कोई भी डाटा देते हो तो किसके द्वारा स्वीकार करता है कंप्यूटर? तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस, इनपुट इकाई। क्या ये सही है? नहीं। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली जो युक्ति है वो कौन सी है? कंप्यूटर डाटा कौन स्वीकार करता है? सीपीयू। कौन स्वीकार करता है? सीपीयू। ठीक है, अब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति एंड डिवाइस कौन सी है? सीपीयू के द्वारा डाटा स्वीकार किया जाता है, सीयू के द्वारा, या इनपुट यूनिट के द्वारा, या फिर आउटपुट यूनिट के द्वारा। देखो, कंप्यूटर को जो डाटा दिया जाता है वो तो इनपुट के द्वारा, लेकिन इनपुट के द्वारा जो हम डाटा देते तो कौन स्वीकार करता है? सीपीयू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखो, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को कहते हैं, यानी कंप्यूटर की विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं, डाटा, सूचनाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, विशिष्ट भाषा में लिखे गए प्रोग्राम निर्देशों को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। तो दूसरे का भी आंसर क्या है? ए। अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो, छू सकते हो, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उनको क्या कहते हैं? जिनको भौतिक भाग जो छू भी सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। तो बे आंसर इसका क्या है? सही है। 1 बाइट में होते हैं 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट।
तो एक एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं? 8 बिट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब। अगला देखो, अगला है कि आप पेट्रोल पंप, कहां पर बात करते हैं? पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। जब आप पेट्रोल पंप पर तेल मापते हैं, क्योंकि पेट्रोल किसमें होता है? तरल पदार्थ है, और तरल पदार्थ को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल होता है। डिजिटल कंप्यूटर का, एनालॉग का, मेन फ्रेम का, या सुपर कंप्यूटर? देखो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर तो डिजिटल कंप्यूटर के ही उदाहरण है। तो सही आंसर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। बे आंसर इसका क्या है? एकदम सही है। अगला देखो, न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। जो न्यूमेरिक कीपैड होता है वो अधिकतर हम कहां पर है? अगला पे तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, यानी अक्सर लिखने हैं तो हम न्यूमेरिक कीपैड का क्यों इस्तेमाल करते हैं? न्यूमेरिक कीपैड का जहां पर नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफिक्स कार्यों के लिए तो आप सबको पता है ग्राफिक्स से संबंधित जो अधिकतर कार्य होते हैं माउस के द्वारा किए जाते हैं। बैंकिंग कार्यों के लिए या उपरोक्त सभी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग कार्यों के लिए। तो सही आंसर इसका क्या है? एकदम सही है। अगला देखो, माउस एक क्या है? माउस इनपुट उपकरण है, आउटपुट उपकरण है, संग्रहण यानी स्टोरेज उपकरण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। आंसर क्या है इसका? एक सही है। टाइपमेटिंग की दर होती है। टाइपमेटिंग की दर होती है। टाइपमेटिंग क्या होता है? जब आप कीबोर्ड के ऊपर किसी भी बटन को आधे सेकंड से अधिक प्रेस करके रखते हो ना, तो कितनी बार एक सेकंड के अंदर वो सब कितनी बार रिपीट होगा, तो उसको हम कहते हैं टाइपमेटिंग। तो उसकी दर कितनी होती है? 10 बार प्रति सेकंड। यानी अगर आप एक बार इसको दबा के रखते हो तो एक सेकंड के अंदर वो कितनी बार छप जाएगा? 10 बार। तो वह आंसर इसका क्या है? एकदम सही है। अगला देखो, किसी कागज पर प्रिंटर के द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है। जब आप प्रिंटर के द्वारा किसी कागज के ऊपर कुछ छाप देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, माइक्रोफिल्म या फ्लॉपी? तो ध्यान रखना, क्योंकि जब जैसे हम कोई भी अपनी सूचनाएं कागज के ऊपर छाप देते हैं तो हम उसको छू सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। तो ए आंसर इसका क्या है? एकदम सही। और जब तक वो कंप्यूटर के अंदर है तो उसको सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। जैसे ही हम प्रिंटर के द्वारा उसको प्रिंट निकाल देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी। सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित होता है, जो सीआरटी मॉनिटर होता है उसकी जो आंतरिक सतह, जो अंदर वाला पार्ट होता है स्क्रीन का, वहां पर किसका लेप चढ़ा होता है? कैल्शियम पदार्थ का, फास्फोरस पदार्थ का, क्रिस्टल पदार्थ का, आयरन ऑक्साइड? तो इसके ऊपर किसका चढ़ा होता है? फास्फोरस पदार्थ नाम का क्या चढ़ा होता है? एक लेप चढ़ा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बे आंसर क्या है? सही है। फास्फोरस पदार्थ का क्या होता है? सीआरटी मॉनिटर के ऊपर क्या चढ़ा होता है? लेप चढ़ा होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक गन के द्वारा वहां पर सिग्नल भेजे जाते हैं तो फास्फोरस आपको पता है जो चमकदार पदार्थ होता है। अगला देखो, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। प्रिंटिंग की वह कौन सी तकनीक है जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है? तो देखो बच्चों, आप सब लोग पंचायत समिति वहां पर गए होंगे, तो वहां पर जो टाइपराइटर बैठे होते हैं ना, जो कुछ टाइप करते हैं, और वो क्या करता है? आवाज करता है। क्या करता है? आवाज। तो उसको हम टाइपमेटिंग प्रिंटर कहते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं, क्रिस्टल पदार्थ है या आयरन ऑक्साइड, तो उसको हम कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटिंग। क्या कहते हैं? इंपैक्ट प्रिंटिंग। बे आंसर इसका क्या है? सही है। ड्रम प्रिंटर है, ठीक है। टाइपराइटर मतलब जो आवाज करते हैं, आवाज करने वाले प्रिंटर को हम कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। अगला देखो, ड्रम प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है या ग्राफिक्स प्रिंटर है? तो ड्रम प्रिंटर वो किस प्रकार का प्रिंटर है बताओ? वो है लाइन प्रिंटर। किस प्रकार का प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर। यानी ड्रम प्रिंटर के अंदर एक समय में एक लाइन को एक साथ क्या कर छापा जाता है या प्रिंट किया जाता है। तो बे आंसर इसका क्या है? एकदम सही है। अगला देखो, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है। प्राथमिक संग्रहण माध्यम है, ठीक है। क्या है? हार्ड डिस्क, इंपैक्ट प्रिंटिंग, सीडी रोम, चुंबकीय टैप। प्राथमिक संग्रहण, तो शायद इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लिखने में गलती हो गई। यहां पर देखो हार्ड डिस्क है और यहां पर लिखा होगा रैम, RAM।
क्या है, रैम है। तो सीडी रोम और हार्ड डिस्क, ये चुंबकीय डिस्क, ये प्राथमिक संग्रहण नहीं है। प्राथमिक संग्रहण क्या है, रैम है। तो इसका बे आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही। प्रकाशीय तकनीक का उपयोग होता है। जो प्रकाशीय तकनीक है उसका इस्तेमाल किसके अंदर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर होता है, फ्लॉपी डिस्क के अंदर होता है, इंकजेट प्रिंटर के अंदर होता है, या सीडी रोम के अंदर। जो प्रकाशीय तकनीक है उसका इस्तेमाल होता है सीडी रोम के अंदर। दे आंसर सही है, क्योंकि देखो ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है, ये किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। जबकि हार्ड डिस्क और जो फ्लॉपी डिस्क है ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। और इंकजेट तो एक प्रकार का क्या है, प्रिंटर है। अगला देखो, माइक्रोफ्लॉपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है। जो माइक्रोफ्लॉपी डिस्क होती है उसकी संग्रहण क्षमता 1.2 MB, 650 MB, 2.8 MB या 1.44 MB। तो इसकी सही आंसर क्या है, 1.44 MB से आंसर इसका क्या है, एकदम सही है। सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम है, यानी सबसे अधिक और सबसे पुराना संचार माध्यम कौन सा जो अधिक काम में आए, कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्ट पेयर केबल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, अगर फास्ट पूछे तो ऑप्टिकल फाइबर है, बीच का है कोएक्सियल, और कम स्लो कौन सा है, ट्विस्ट पेयर केबल। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पुरानी है और सबसे पूछ ही सबसे पुराना और सबसे अधिक, तो सबसे अधिक और पुरानी टेक्नोलॉजी कौन सी है, ट्विस्ट पेयर केबल से आंसर इसका एकदम क्या है, सही है। अगला देखो, वेन का अर्थ है वाइड एंड नेटवर्क, वायर एंड नेटवर्क, वाइडली एक्सेसिबल नेटवर्क, या वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका सही आंसर क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क। दे आंसर इसका क्या है, सही है। निम्न में से कौन सा संचार माध्यम यानी ट्रांसमिशन मीडिया सबसे तीव्र है, यानी सबसे तेज गति वाला ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा है, ट्विस्ट पेयर केबल, कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर, या सेलुलर फोन। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल सबसे फास्ट होती है, और सबसे महंगी केबल भी ऑप्टिकल फाइबर केबल है, और सबसे फास्ट भी कौन सी है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना होता है, यानी इनमें से कौन सी केबल है या ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें धातु की केबल का इस्तेमाल नहीं होता है। ट्विस्ट पेयर केबल और कोएक्सियल केबल, इन दोनों के अंदर तांबे के वायर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर धातु के तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें प्लास्टिक और कांच का एक बारीक रेशा बनाया जाता है जिसके अंदर प्रकाश छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल से आंसर इसका क्या है, सही है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़ा कांच की परत को क्या कहते हैं? आप सबको पता है, जब प्रकाश एक सीधी रेखा के अंदर गमन करता है, जब ऑप्टिकल फाइबर केबल के जो रेसे बने होते हैं उसके अंदर प्रकाश छोड़ा जाता है, तो जैसे केबल मुड़ेगी तो प्रकाश तो बाहर चला जाएगा। तो उसको रोकने के लिए उस धागे के ऊपर एक लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है, कांच का। उसको हम क्या कहते हैं, योक, केप, पाइप या क्लेड। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लेड कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ब। अगला देखो, किस प्रकार के संचार में तरंगे सभी दिशाओं में जाती हैं, यानी किस प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया है जिसके अंदर जो सिग्नल है वो सभी दिशाओं के अंदर जाएंगे। पहला है रेडियो लिंक संचरण, कोएक्सियल केबल, इंफ्रारेड संचरण, उपग्रह संचरण। यानी उपग्रह ट्रांसमिशन के अंदर आपको पता ही है, जैसे आपके घरों के अंदर जो डिश एंटीना लगा है वो एक ही दिशा में होना चाहिए, ठीक है, तो सीधी रेखा में करता है। और ये तो केबल के ऊपर निर्भर करता है, सभी दिशाओं में नहीं ट्रांसमिशन किया जाता है, इंफ्रारेड में नहीं होता है। जो रेडियो तरंगे हैं, जो ट्रांसमिशन जहां से उत्पन्न की जाती है उसके चारों ओर फैल जाती हैं। तो सही आंसर क्या है, ए। जो रेडियो तरंगे हैं वो सभी दिशाओं के अंदर फैल जाती हैं। न्यूनतम कितने उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं, यानी न्यूनतम कितने उपग्रह का उपयोग किया जाए कि पूरे पृथ्वी के ऊपर सिग्नल भेजा जा सकता। सबको पता है पृथ्वी कैसी है, गोल। अगर आप 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर समान दूरी पर कितने उपग्रह लगाते हो, 3 उपग्रह लगाते हो। कितने उपग्रह लगाते हो, 3। तो पूरी पृथ्वी को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। पूरी पृथ्वी को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सही आंसर है 3। अगर आप समान दूरी पर
36,000 किलोमीटर की हाइट पर कितने उपग्रह लगाते हो? 3 उपग्रह लगाते हो तो पूरी पृथ्वी के ऊपर सिग्नल भेजे जा सकते हैं। अगला, कंप्यूटर में वायरलेस माउस और कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ का, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या रेडियो तरंगे? देखो, रेडियो तरंगे तो चारों दिशाओं में जाती है, लेकिन रेडियो तरंगे के लिए हमें सरकार से पहले क्या लेनी पड़ती है? परमिशन। इंफ्रारेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। क्या कि इंफ्रारेड जो होते हैं, जो रूम है उसके बाहर सिग्नल नहीं जा सकते, ठीक है। और माइक्रोवेव, तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं ब्लूटूथ का। किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्लूटूथ के द्वारा हम कीबोर्ड के अंदर वायरलेस माउस और कीबोर्ड को आपस में जोड़ते हैं। किसे? कंप्यूटर में। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क? जो छोटे क्षेत्र, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई भवन है, उसके अंदर अगर आपको कंप्यूटर जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्न में से कौन सा संचार माध्यम है? यानी मोडेम है, हब है, ब्रिज है, उपरोक्त में से कोई नहीं। संचार माध्यम, संचार ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें। किसकी बात करें? ट्रांसमिशन मीडिया। तो देखो, ये सब कुछ क्या है? नेटवर्क डिवाइस है, ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है। ट्रांसमिशन मीडिया तो दो ही प्रकार का, वायरलेस और वायरलेस, यानी गाइडेड या अनगाइडेड। जिसके अंदर गाइडेड के अंदर केबल का इस्तेमाल किया जाता है, अनगाइडेड के अंदर आप ये देख लो, माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, सैटेलाइट है, तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द। विंडो में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहां जाती है? यानी अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आप कोई फाइल डिलीट कर देते हो, वो कहां जाती है? रिसाइकिल बिन में, डेस्कटॉप पर, माई कंप्यूटर में, उपरोक्त सभी में। तो ध्यान रखना, जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं वो कहां पर चली जाती है? रिसाइकिल बिन में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अगला देखो, MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या है, या फिर एक्सटेंशन नेम क्या है? देखो, कोई भी फाइल है वो MS पेंट की है, वर्ड प्रोसेसिंग की है कि एक्सेल की है, इसको हम कैसे, कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो उसके लिए एक्सटेंशन नेम का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो MS पेंट है उसका बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है वो क्या है? .bmp, बिट मैप पिक्चर, या पिक्चर क्या? बिट मैप पिक्चर होता है, तो .bmp होता है। ए आंसर इसका क्या है? सही है। DOC होता है डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसिंग का, ये एक्सेल का होता है। और JPG फॉर्मेट होता है किसी भी फोटो या पिक्चर का। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, CPU या मॉनिटर? यानी पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड है। सॉरी, कौन सा है? माउस है। कौन सा है? माउस है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? माउस। बे आंसर सही है। अगला देखो, विंडोज एक्सप्लोरर में जानकारी प्राप्त होती है। जो विंडो एक्सप्लोरर है, जो फोल्डर बना होता है ना, ध्यान से देखना, कई बार जो टास्क बार होती है ना, वहां पर एक, जैसे आपको मोबाइल के अंदर जो फोल्डर होते हैं उस प्रकार का एक आइकन बना होता है, जिसको हम विंडो एक्सप्लोरर कहते हैं। क्या कहते हैं? विंडो एक्सप्लोरर। तो इसके अंदर आप क्या देखते हो? कंप्यूटर की संरचना देख सकते हो, फाइल या फोल्डर की, फाइल या फोल्डरों की संरचना है, डिलीट की गई फाइलों या फोल्डरों को या कंप्यूटर की स्मृति को। तो ध्यान रखना, तो कंप्यूटर की संरचना तो माई कंप्यूटर डिस्क पीसी के अंदर देखी जाती है। डिलीट की कोई भी फाइल या फोल्डर है वो आपको कहां पर दिखाई देगा? रिसाइकिल बिन के अंदर दिखाई देगा। कंप्यूटर के अंदर कितनी मेमोरी है ये भी आपको, या तो आप प्रॉपर्टी में जाकर देख सकते हो, या फिर जो दिस पीसी या माई कंप्यूटर उस पर जाकर देख सकते हो। विंडो एक्सप्लोरर क्या फाइल और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए या देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विंडो एक्सप्लोरर का। तो बे आंसर इसका क्या? एकदम सही है। विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है? यानी विंडो की किस बार के अंदर फाइल विकल्प मिलेगा? मेन्यू बार के अंदर, टाइटल बार के अंदर, टास्क बार के अंदर, उपरोक्त सभी के अंदर। तो अब जो फाइल मेन्यू विकल्प किस में मिलेगा? मेन्यू बार के अंदर। ए आंसर इसका क्या है? सही है। अगला देखो, विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? जो विंडो किसी भी, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसकी टाइटल बार होती है ना, उसकी राइट साइड के अंदर कितने बटन होते हैं? तो ध्यान रखना, 2, 3, 5 या 5 से अधिक या 9। तो कितने बटन होते हैं? 3 होते हैं। वैसे बटन 4 होते हैं, लेकिन हमें एक समय में कितने दिखाई देते हैं? 3। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रीस्टोर। तीसरा होता है क्लोज बटन। यानी एक समय या तो आपको मैक्सिमाइज बटन दिखाई देगा या फिर रीस्टोर दिखाई देगा, दोनों एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शटडाउन, रीस्टार्ट, स्विच ऑफ,
ए और बे। देखो कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया हम शट डाउन भी कहते हैं और रीस्टार्ट भी कहते हैं। इसमें दोनों में अगर कंप्यूटर बंद होता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द। ठीक है, लेकिन जिद नहीं करनी है। शट डाउन, अगर कंप्यूटर को पूरा ही बंद करते हैं हम शट डाउन का इस्तेमाल करते हैं। रीस्टार्ट के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर एक बार बंद होकर वापस क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। तो द आंसर इसका क्या है, सही है। निम्न में से जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डोस, विंडोज 98, विंडोज एक्सपी। तो ध्यान रखना डोस है वो करेक्टर यूजर इंटरफेस था, जबकि विंडो 98 और विंडो एक्सपी किस प्रकार के ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर आधारित थे। तो ये दोनों आंसर क्या है, सही है, बे और से। ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा है, यानी ई शासन के द्वारा कौन सी, ई नागरिकता, ई परिवहन, ई शिक्षा। तो ई शासन या ई गवर्नेंस के द्वारा ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। द आंसर इसका क्या है, सही है। किसी देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए, देश के यानी भारत की बात करें, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम के क्या नाम है। ई शासन, डिजिटल भारत, ई बैंकिंग या ई कैफे। 2016 के अंदर भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक को डिजिटल एजुकेशन के पर्पज से एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका नाम क्या है, डिजिटल भारत। बे आंसर इसका क्या है, एकदम सही है। कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है। दो बार नहीं है, ठीक है, देख लेना। यानी कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है। डिजिटल भारत, ई वाणिज्य, ई मित्र या ई सुविधा। आप सबको पता ही है राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार के ई मित्र संचालित होते हैं, जिसके अंदर आप गवर्नमेंट से संबंधित या सरकार के संबंधित जितने भी योजनाएं हैं उन सबका लाभ आप ई मित्र पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, से। अगला देखो, निम्न में से कौन सा ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता। अगर आप ई लर्निंग कर रहे हैं, यानी ई लर्निंग के द्वारा पढ़ाई कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, बिल्कुल होती है, पुस्तकें या डिजिटल पाठ्य सामग्री। तो डिजिटल पाठ्य सामग्री और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो होगी, लेकिन हम ई लर्निंग के अंदर पुस्तकों का इस्तेमाल नहीं करते। हम पुस्तकों की जगह हमारा जो डिजिटल पुस्तकें होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हार्ड कॉपी वाली पुस्तकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बे आंसर इसका क्या है, एकदम सही है। अब हम डिस्कशन करेंगे अति लघुरात्मक प्रश्न। वो भी आप सबको पता है कितना 8 क्वेश्चन आएंगे, और ध्यान रखना ये इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी जब भी पेपर होता है ना, जो आपके बुक के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हीं में से पूछे जाते। पहले कंप्यूटर तंत्र की मुख्य इकाइयों के नाम लिखिए। यानी जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, संरचना है, उसकी मुख्य रूप से कितनी इकाइयां होती हैं, 3 इकाइयां। मुख्य रूप से कितनी इकाइयां होती है, 3 इकाई होती है। कौन कौन सी, सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। ठीक है, यानी एक तो हमें इनपुट यूनिट की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और इसके द्वारा कंप्यूटर निर्देश प्राप्त करता है, और एक सिस्टम यूनिट होती है जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं। आम बोलचाल में क्या कहते हैं, सीपीयू भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट। इनपुट इकाइयों के 2 के उदाहरण बताइए। यानी आपको कुछ इनपुट डिवाइस के नाम बताना है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन और ये वेब कैमरा। ये सब किस प्रकार के डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। अगला देखो, अंकगणितीय और तार्किक इकाइयों के कार्य लिखिए। जो अंकगणितीय जो एएलयू है उसके क्या कार्य है। अंकगणितीय और तार्किक मतलब एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, उसके क्या कार्य है। देखो एएलयू ये यूनिट अंकगणितीय क्रियाएं और तार्किक क्रियाएं करती हैं। सिस्टम के अंदर जो एएलयू है वो क्या करता है, अंकगणितीय कार्य जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग है। जैसे अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग सम्मिलित किए जाते हैं। और तार्किक क्रियाओं के अंदर एएलयू 2 संख्याओं को या डाटा के मध्य तुलना करना है, उसका परिणाम हाँ या नहीं में देता है। अगला, ये हमारे पास कुछ बाइनरी नंबर दे रखे हैं, हमें उसके समतुल्य दशमलव नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से बता देता हूं। जैसे ये है पहला, तो इसके समतुल्य नंबर कितने हैं, ये 2 के बराबर है। किसके बराबर है, 2 के बराबर। पूछोगे सर कैसे प्राप्त किया, तो देखो इससे संबंधित मैंने पहले ही प्ले लिस्ट के अंदर जो आपको पहला चैप्टर करवा वहां पर देख लेना, वरना एक बार मैं बता देता हूं। इसमें सिंपल सा तरीका है, जो हमारे पास बाइनरी संख्या उसको दशमलव संख्या में बदलने के लिए इसको एक बार तो आप दूर दूर लिख लो, 1 और 0 लिख लो। इसको किससे गुणा कर लो, क्योंकि बाइनरी संख्या का आधार कितना है, 2, तो इसको किससे गुणा कर लो,
2 से गुणा कर लो, ठीक। और इस तरफ से शुरू, पहले की घात 0 और इसकी क्या हो जाएगी 1, और फिर इनकी क्या कर लेना जोड़। 2 की घात 0, लेकिन 0 होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम हमेशा कितना मानना है 1। 1 को 0 से गुणा करो कितना आ जाएगा 0। 2 की घात 1 यानी 2, 2 को 1 से गुणा करो कितना है 2, 2 और जो कितने हो गए 2, 2 आंसर क्या हो गया सही। अगले के अंदर कितना है 110, तो इसका आपके हो जाएगा, आप कितना हो जाएगा 0 2 4 मतलब 6, इसका आंसर कितना है 6। अब पूछोगे सर ये कैसे आ गया, तो वो सेम ही तरीका है। 110 किसे गुणा करो 2 से, किसे गुणा करो 2 से, ठीक। बीच में किसका चिन्ह लगाओ प्लस का, और इस तरफ से घात लगा दो। पहले की घात 0 1 और इसकी कितनी हो जाएगी 2। 2 की घात 0 0, लेकिन फर्स्ट टाइम कितना माना 1। 1 को 0 से गुणा करो कितना आएगा 0, प्लस 2 की घात 1 यानी 2, 2 को 1 से गुणा करो कितना आएगा 2, प्लस का प्लस 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, 4 को 1 से गुणा कितना है 4, 4 और 2 कितने हो गए 6, ठीक। अगला है ये, तो ये किसके बराबर है 7 के बराबर। अब ये किसके बराबर हो गया, तो ये 1 और ये हो गया 2, 3 4 यानी 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, किसके बराबर है 11 के बराबर है, ठीक है। जिसका आधार 10 है, इसका भी यहां पर 10 लिखना है, ठीक है। और फिर ये आगे वाला है, तो इसको भी देख लो। पहले में 1 2 4 8, तो पहले में 0 से गुणा करके खत्म हो जाएगा, 4 कितने हो गए, तो ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। अब आगे वाले की बात करें, देखो 1 2 4 8, तो ये तो खत्म हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 से 12 और 2 8 4 12 2 कितने हो गए 14, तो ये किसके बराबर है 14 के बराबर है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला का है 2, ठीक है, 2 6 7 11 और 12, और फिर ये कौन सा है 14। अगला देखो एटीएम का पूरा नाम बताइए, तो ध्यान रखना वैसे हमारे बोलचाल में तो बोला जाता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, लेकिन बहुत अधिक देशों के अंदर इसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं बोलते। इसका जो वैसे सही आंसर होता है एटीएम, जहां से हम पैसे निकालते हैं उसको हम कहते हैं एनी टाइम मनी, एनी टाइम मनी, जहां से आप किसी भी समय पैसे निकाल सकते हो, जिसको एनी टाइम मनी कहते हैं, लेकिन भारत के अंदर ये प्रचलित है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करता है, तो आपको सबको पता ही है डिजिटल कंप्यूटर किस पर काम करता है, बाइनरी पद्धति पे अर्थात 0 और 1 पर काम करता है। अगला देखो सुपर कंप्यूटर के उदाहरण लीजिए, जो परम भारत का सुपर कंप्यूटर है, इसके अलावा क्राई है, एनईसी है, सीडीसी है, ये किसके उदाहरण है सुपर कंप्यूटर के। एएलयू का पूरा नाम क्या है, तो एएलयू का पूरा नाम क्या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू का पूरा नाम क्या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला डाटा को डिस्क पर पढ़ने और लिखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो देखो हार्ड डिस्क के अंदर अगर जो डाटा लिखे हुए उसको पढ़ना या लिखना है, उसके लिए हम कहते हैं रीड और राइट हैंड का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल किया जाता है रीड राइट हैंड का इस्तेमाल किया जाता है। मॉनिटर की स्क्रीन के छोटे बिंदुओं को क्या कहते हैं, देखो मॉनिटर के ऊपर जो भी फोटो या पिक्चर बनती है वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनती है, जिसको हम कहते हैं पिक्सल, क्या कहते हैं पिक्सल। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है, तो आपको पता ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, वो प्रिंटिंग के समय क्या करता है बहुत अधिक आवाज करता है। करेक्टर प्रिंटर है और प्रिंटिंग के समय क्या करता है आवाज, तो इसको हम जो आवाज करने वाले प्रिंटर को हम क्या कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। फ्लॉपी डिस्क या उसके आवरण में स्थित छिद्र को क्या कहते हैं, देखो फ्लॉपी डिस्क के अंदर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसके द्वारा डाटा रीड और राइट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स हॉल, क्या कहते हैं इंडेक्स हॉल। तो माइक्रो फ्लॉपी डिस्क है उसका व्यास कितना होता है, तो माइक्रो फ्लॉपी डिस्क उसका कितना व्यास होता है 3.5 इंच होता है, माइक्रो फ्लॉपी डिस्क का व्यास कितना 3.5 इंच। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो प्राथमिक मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, प्राथमिक स्टोरेज मीडिया और सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। अगला देखो मॉनिटर क्या कार्य करता है, तो देखो ये सबसे अधिक काम में आने वाला आउटपुट डिवाइस है, किस प्रकार का डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है, तो गलत लिख दिया ठीक है लिख लेना, आउटपुट डिवाइस है। यूजर मॉनिटर के द्वारा ही कंप्यूटर से क्या करता है इंटरेक्शन करता है, यानी कंप्यूटर के अगर जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर यूजर
अगर कंप्यूटर से बातचीत या इंटरेक्शन करना चाहता है तो किसका इस्तेमाल करता है, मॉनिटर का। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। दो इनपुट और दो आउटपुट डिवाइस के क्या लिखने युक्तों के नाम बताइए। तो देखो इनपुट की बात करें तो जैसे कीबोर्ड और क्या हो गया माउस, आउटपुट के मॉनिटर और प्रिंटर। आप और भी नाम लीजिए, कीबोर्ड, माउस है, स्कैनर है, ठीक है, लाइट पेन है, माइक्रोफोन है। जैसे आउटपुट के अंदर भी ये मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, तो बहुत सारे हैं, तो आपको केवल 2 ही नाम लिखने हैं। अगला देखो, लेजर प्रिंटर किस प्रणाली पर कार्य करता है। जो लेजर प्रिंटर वो किस प्रणाली पे काम करता है। तो देखो लेजर प्रिंटर है, उसके अंदर किसका इस्तेमाल, लेजर किरणों पर आधारित है। जो लेजर प्रिंटर है वो किस पर आधारित है, लेजर किरणों पर क्या होता है, आधारित होता है। किसी करेक्टर को छापने के लिए उस पर क्या डाली जाती है, लेजर किरणें डाली जाती हैं। यानी लेजर प्रिंटर के अंदर कोई भी अगर आपको अक्षर छापना है उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर लेजर डाली जाती है। प्रोजेक्टर किस काम आता है। जो प्रोजेक्टर है आपको पता है आउटपुट डिवाइस जो प्रोजेक्टर है वो किस काम के आता है। अगर आपकी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है पर होने वाली जो भी घटनाक्रम है और चित्र है, सूचना है, अगर आप कहां पर दिखाना चाहते हो, बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, प्रोजेक्टर का। यानी कंप्यूटर की स्क्रीन को अगर आप बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, प्रोजेक्टर का। अगला देखो, किन्हीं 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या बताइए, नाम बताइए। तो हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर विंडो एक्सपी है, 7 है, विंडो 8 है, 10 है, 11 आ चुका है। उसके अलावा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगर ये तो हो गए कंप्यूटर समझे। अगर मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉइड है, iOS है। तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पुराना और सस्ता संचार माध्यम कौन सा है। तो हमने पहले पढ़ा था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर कौन सा है, ट्विस्ट पेयर केबल है। अगला लैन का पूरा नाम क्या है, देखो वैन का, तो इसका पूरा नाम क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। सबसे तीव्र संचार माध्यम कौन सा है। तो सबसे जो तीव्र संचार या कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया वो कौन सा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है। कौन सा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है। अगला ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी की कोर पर चढ़ी परत को हम क्या कहते हैं, क्लेडिंग कहते हैं। क्लेड या क्या कहते हैं, क्लेडिंग कहते हैं। रिपीटर का एक प्रमुख कार्य बताइए, ठीक है, बताइए रिपीटर का एक प्रमुख कार्य बताइए। तो रिपीटर क्या करता है, आपको पता है नेटवर्क डिवाइस है, ये क्या करता है, जो कमजोर सिग्नल है उसको रीजनरेट या एम्पलीफायर करता है। रिपीटर क्या करता है, अगर आपको लंबी दूरी पर सिग्नल भेजने होते हैं तो सिंपल सी बात है, दूरी के साथ सिग्नल कमजोर पड़ जाते हैं तो हमें उसको रीजनरेट करना पड़ता है या फिर उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। तो ये रिपीटर क्या करता है, कमजोर सिग्नल को रीजनरेट या एम्पलीफायर करने के लिए रिपीटर का उपयोग किया जाता है। यानी कमजोर सिग्नल को अगर आपको रीजनरेट या एम्पलीफायर करना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला, संचार उपग्रह सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं। यानी जो हम उपग्रह लगाए जाते हैं पृथ्वी की सतह से कितने ऊपर होते हैं, 36,000 किलोमीटर। जो भूमध्य रेखा है उसे 36,000, भूमध्य रेखा के ऊपर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। क्या, सामान्यतः जो उपग्रह होते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वाईफाई का पूरा नाम बताइए आप सबको, वायरलेस फिडेलिटी है। क्या है, वायरलेस फिडेलिटी है। अगला देखो, संकेतों को एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलने वाली जो डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं मोडेम। क्या कहते हैं, मोडेम। मोडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को कहां पर बदलता है, एनालॉग। और सामान्य जो आपके टेलीफोन लाइन के द्वारा हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वहां पर अधिकतर किसका इस्तेमाल किया जाता है, मोडेम का। एक बड़े कस्बे को कवर करने वाले नेटवर्क का नाम बताइए। जो अगर बात करें बड़े कस्बे की बात करें तो उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला देखो, कौन सी टोपोलॉजी में नोड्स सोपानवर्त क्रम में जुड़े होते हैं। सोपानवर्त मतलब जैसे वंश चलता है, जैसे ए है, इसके मान लो 2 बच्चे हैं, फिर इनके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ऐसे अगर कोई चीज नेटवर्क इस प्रकार हम नेटवर्क जोड़ते हैं तो हम किसके अंदर, ट्री टोपोलॉजी के अंदर। किसके अंदर होते हैं, ट्री टोपोलॉजी के अंदर नोड सोपानवर्त यानी एक वंशानुक्रम के अंदर जुड़े हुए होते हैं। डेस्कटॉप पर नया आइकन कैसे बनाया जा सकता है। कई बार क्या होता है, आपको डेस्कटॉप के ऊपर कोई नया आइकन बनाना है तो कैसे बनाओगे। तो सिंपल सी बात, अपने आप तो कोई बनेगा नहीं। अगर वो आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम है तो उसको आप उसका शॉर्टकट मेन्यू वो आप डेस्कटॉप पर ला सकते हो। डेस्कटॉप पर नया आइकन निम्न प्रकार से बना सकते हैं। पहला है कि आपको क्लिक करना किस पर, स्टार्ट बटन पर।
जो आपको पता है कंप्यूटर जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बॉटम वाली जो पट्टी होती है उसको हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार के लेफ्ट की तरफ एक बटन बना होता है स्टार्ट बटन, और वहां से जैसे क्लिक करोगे तो वहां से आपको किसमें जाना, ऑल प्रोग्राम। और ऑल प्रोग्राम के अंदर जिस भी प्रोग्राम को आपको डेस्कटॉप पे लेके आना है तो उसको सिलेक्ट करके क्या करना है, ड्रैग करके क्या करना है, ड्रॉप कर देना है डेस्कटॉप के ऊपर। यानी वहां से उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, फिर ड्रैग करके क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है। दूसरा है कि आप फाइंड फाइल लोकेशन। इसका मतलब है कि अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो अब जो प्रोग्राम आप डेस्कटॉप पे लेके जाना चाहते हो वो जिस फोल्डर के अंदर जिस स्थान पर है पहले तो वहां जाओ, वहां से उस आइकन को सिलेक्ट कर लो, फिर सिलेक्ट करने के पश्चात कौन सा बटन दबाओ, माउस का राइट बटन दबाओ, और राइट बटन दबाते ही एक लिस्ट खुलेगी और वहां पर आपको क्या चुनना है, डेस्कटॉप आइकन। किस पर क्लिक करना है, डेस्कटॉप आइकन के ऊपर। अगला देखो, किसी विंडोज का कैसे आकार बदला जा सकता है। यानी अगर आपको विंडो है उसका आकार आप कैसे बदल सकते हो। देखो, जब हम विंडो को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो माउस को संबंधित किनारों वाली लाइनों पर ले जाएं। यानी जब भी आपको विंडो को क्या करना है, आकार छोटा या बड़ा करना है तो आपको माउस का जो तीर का निशान है उसको कहां पर लेके जाना है, विंडो के कॉर्नर पर लेके जाना है। ऐसा करने पर माउस का पॉइंटर कैसा हो जाएगा, ऐसे दोनों तरफ के तीर के निशान के समान दिखाई देगा। हम विंडो को किनारों को दाएं या बाएं से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसी प्रकार ठीक विंडो के ऊपर और नीचे से भी स्थिति में भी बदलाव कर सकते हैं। ठीक है। अगला, विंडो डोस और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है। देखो, जो डोस है वो कैसा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है। यानी उसके अंदर आपको इंटरेक्शन करना है वो किसके द्वारा किया जाता है, कैरेक्टर के द्वारा, उसके अंदर ग्राफिक्स नहीं होता। जबकि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर इंटरेक्शन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। डोस होता है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है, जबकि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वो किस पर है, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर क्या होता है, आधारित होता है। अगला देखो, शॉर्टकट मेन्यू से आप क्या समझते हैं। यानी शॉर्टकट मेन्यू क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट, फाइल या आइकन पर जब आप राइट क्लिक करते हो ना, राइट क्लिक करने पर दिखाई देने वाला एक मेन्यू होता है शॉर्टकट मेन्यू। क्या होता है शॉर्टकट मेन्यू, क्या होता है कि किसी भी आप फाइल पर राइट क्लिक सेलेक्ट कर उस पर राइट क्लिक करते हो तो एक छोटी सी लिस्ट खुलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेन्यू। जिसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट से संबंधित या जो अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले जो कमांड होते हैं वो आपको शॉर्टकट मेन्यू के अंदर आसानी से मिल जाते हैं। टास्क पैन से आप क्या समझते हैं। देखो, जो टास्क हम कर रहे हैं उससे संबंधित काम में आने वाले जो कमांड है वो हमें कहां पर दिखाई देते हैं, टास्क पैन पर दिखाई या टास्क पैन पर प्रदर्शित होते हैं। अगला देखो, फाइल या फोल्डर को किस प्रकार सर्च किया जा सकता है। यानी आपको कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करना है तो आप किस प्रकार से सर्च करोगे। तो देखो, टास्क बार पर स्थित एक सर्च बॉक्स होता है, कंप्यूटर के नीचे एक पट्टी टास्क बार के वहां पर एक बॉक्स बनाओ जिसको सर्च बॉक्स कहते हैं। बॉक्स पर उस फाइल या फोल्डर को आपको नाम लिखकर क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। या फिर हमने पढ़ा था ना कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर के देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फाइल एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी सहायता से भी आप आसानी से किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हो। किसी प्रोग्राम को किस प्रकार चालू किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आपको चालू करना है तो आप किस प्रकार से करोगे। तो सिंपल सी बात, आपको स्टार्ट मेन्यू पर क्या करना है, क्लिक करने के उपरांत चाहे गए प्रोग्राम के विकल्प पर क्लिक करने पर संबंधित प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो सिंपल से स्टार्ट बटन पर जाओ, क्लिक करो और वहां पर आपको बहुत सारे प्रोग्राम दिखाई देंगे। जो भी प्रोग्राम आपको ओपन करना उस पर क्या कर दो, क्लिक कर दो। या फिर आप डेस्कटॉप के ऊपर आइकन स्थित है तो उस आइकन पर क्या करो, डबल क्लिक करो, प्रोग्राम अपने आप चालू या ओपन हो जाएगा। इसके अलावा स्टार्ट मेन्यू के अंदर एक रन कमांड है और वहां पर आप संबंधित प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसका नाम लिखकर भी डायरेक्ट प्रोग्राम को रन कर सकते हो। अगला देखो, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज क्रियाओं को समझाइए। देखो, वैसे ही क्वेश्चन तो अति लघुरात्मक नहीं है, लघुतरात्मक के अंदर आता है। ठीक है, ये और ये पिछली बार पूछा भी गया था। देखो, मिनिमाइज क्या करता है, ये टाइटल बार पर दिखाई देने वाले 3 जो बटन होते हैं ना उसके अंदर जो इस प्रकार का आइकन दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमाइज बटन कहते हैं। और ये क्या करता है कि जो प्रोग्राम है क्लिक करने पर विंडोज मिनिमाइज होकर कहां पर बंद हो जाता है, टास्क बार पर दिखाई देता है। यानी जो आपने प्रोग्राम
पे कुछ काम कर रहे हो, अब आप चाहते हो कुछ समय के बाद में काम करना है, तो आप मिनिमाइज बटन पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा स्क्रीन से, तो लेकिन टास्क बार के ऊपर दिखाई देगा कि आपने ये प्रोग्राम ओपन कर रखा है। बात करते हैं मैक्सिमाइज की। अगर आपको विंडो पूरे डेस्कटॉप के ऊपर प्रदर्शित करना, पूरी स्क्रीन पर प्रदर्शित करना है, तो आप मैक्सिमाइज का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लोज की बात करें, अगर आपको विंडो को क्या करना है, बंद करना है, तो आप क्लोज का इस्तेमाल कर सकते हो। आईसीटी के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच और निष्पादन को बढ़ावा देने प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस कहते हैं। यानी आईसीटी के माध्यम से गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो सुविधाएं, उनका लाभ लेने के लिए सरकार को किस क्षेत्र में आता है, ई गवर्नेंस के अंदर आता है। भारत में डिजिटल लिहाज से सशक्त बनाने के लिए चालू की गई योजना कौन सी, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम था। उसके अंदर का नाम बताइए जहां पर विभिन्न विभागों से जुड़ी सुविधाएं एक ही स्थान पर, क्या लिखा है यहां पर, स्थान है, ठीक है, एक ही स्थान पर उपलब्ध होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ई मित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ई मित्र कहते हैं। अगला देखो, इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करने को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स या ई वाणिज्य। इंटरनेट बैंकिंग के दौरान बैंक से प्राप्त होने वाले अस्थायी पासवर्ड को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओटीपी, वन टाइम पास। अब पढ़ते हैं लघुतरात्मक क्वेश्चन। देखो, परिभाषा के पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए। यानी अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए, तो कैसे लिखेंगे। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो अंग्रेजी के किस शब्द से हुई है, कंप्यूट शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है, गणना या गिनती करना होता है। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, गणना या गिनती करना होता है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े यानी कच्चे आंकड़े या रॉ डेटा देकर प्रोग्राम के नियंत्रण के द्वारा, अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण के द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचना में क्या करते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। कंप्यूटर क्या होता है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत या रॉ डेटा प्रोग्राम के नियंत्रण के द्वारा उसको किसमें बदलते हैं, अर्थपूर्ण सूचनाओं के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे इनपुट डेटा, कंप्यूटर को हमें क्या करना पड़ता है, डेटा इनपुट करना पड़ता है, कंप्यूटर उसकी क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग के पश्चात उसकी सूचना या आउटपुट जनरेट करता है। अगला देखो, प्रोग्राम किसे कहते हैं, क्या प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को हमें क्या देने पड़ते हैं, निर्देश देने पड़ते हैं। किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटर को हमें क्या देने पड़ते हैं, क्या देना पड़ता है, निर्देश देना पड़ता है, और इन्हीं निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर निर्देशों, किसी कार्य को करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, इन निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। अगला देखो, कंप्यूटर की 4 विशेषताएं लिखिए। हमें क्या बताया, पूछा गया है कि कंप्यूटर की आपको कोई 4 विशेषताएं लिखनी है। तो जैसे हम कंप्यूटर की इस्तेमाल क्यों करते हैं, एक तो है गति, स्पीड, है ना, कंप्यूटर कोई भी काम बहुत फास्ट करता है। शुद्धता, जिसको हम एक्यूरेसी कहते हैं, यानी कंप्यूटर कभी भी परिणाम क्या नहीं देता, गलत नहीं देता। सक्षमता का मतलब है कंप्यूटर बिना थकान के लंबे समय तक काम कर सकता है। स्मरण शक्ति, यानी कंप्यूटर को जो याददाश्त है, सूचनाएं सुरक्षित रखना है, लंबे समय तक याद रखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला देखो, कंप्यूटर की सीमाएं क्या होती हैं। अगर तुम्हें पूछ ले कि कंप्यूटर की सीमाएं क्या है या लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो पहला देखो, कंप्यूटर में सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती। पहली लिमिटेशन कंप्यूटर की क्या है कि इसमें खुद अपने आप सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक जड़ मशीन है। दूसरा, कंप्यूटर तकनीक में तेजी से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कंप्यूटर की जो तकनीक है उसमें लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जिससे होता है क्या कि जो पुराने कंप्यूटर है वो कम उपयोगी रह जाते हैं। जब कोई नई तकनीक आ जाएगी तो पुराने वाले कंप्यूटर वो क्या हो जाता है, कम अनुपयोगी हो जाते हैं। तीसरा है कि कंप्यूटर में जो संग्रहित महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं, कंप्यूटर में संग्रहित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न हमें क्या करने उपाय करने पड़ते हैं। कंप्यूटर में संग्रहित महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना पड़ते हैं, उपाय करने पड़ते हैं। और इन्हें सबसे अधिक खतरा किसका होता है, कंप्यूटर वायरस से होता है। अगला देखो,
कंप्यूटर के 4 उपयोग लिखिए, यानी कंप्यूटर के कोई ऐसे 4 उपयोग बताइए जो जिन क्षेत्रों के अंदर कंप्यूटर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखो व्यापार के क्षेत्र के अंदर आपको पता है कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, किस लिए करते हैं, बजट बनाना हो, अकाउंटिंग है, बिलिंग करनी है, रिपोर्ट है, प्रेजेंटेशन है आदि के निर्माण के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मेडिकल की बात करें, जैसे हेल्थ केयर और मेडिसिन के अंदर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर। बात करते हैं शिक्षा में, तो हम कंप्यूटर आधारित शिक्षण कार्य किए जाते हैं, जिसे हम ICT कहते हैं। विज्ञान के अंदर है, रिसर्च के अंदर है, इंजीनियरिंग है, इन सभी क्षेत्रों के अंदर हम कंप्यूटर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अगला देखो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या बताना है, अंतर बताइए। तो पहला है हार्डवेयर, इस तरफ लिख हमने सॉफ्टवेयर। देखो कंप्यूटर सिस्टम में के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, जैसे CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर है आदि क्या है, किसके उदाहरण है, हार्डवेयर के उदाहरण है। ठीक है, और इन सभी भागों को देखने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। इन सभी पार्ट को हम देख भी सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। कंप्यूटर से अगर आपको कोई कार्य करवाने के लिए हम कंप्यूटर को ये बताना होता है कि उसे क्या करना है। अगर आपको कंप्यूटर से कुछ भी काम करवाना है तो हमें पहले कंप्यूटर को बताना होता है कि उसे क्या करना है, और इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को क्या देने पड़ते हैं, निर्देश देने पड़ते हैं। यानी कंप्यूटर से अगर आपको कोई भी काम करवाना है तो हमें पहले कंप्यूटर को ये बताना होता है कि उसे क्या कार्य करना है, और इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को क्या देने पड़ते हैं, निर्देश देने पड़ते हैं। और इन निर्देशों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं, जिन्हें आप देख या छू नहीं सकते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर के ही पार्ट है। अगला देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य लिखिए। यानी आप सबको पता है सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह समूह है जो किसी विशेष या निश्चित कार्य को करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला, कार्य करने के आधार पर इसका निर्माण किसी भी भाषा में किया जा सकता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग। यानी नॉर्मल तो हम जैसा कार्य करना होता है ना, उस कार्य के अकॉर्डिंग जो हम सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं किसी भी भाषा के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला देखो, अगला है सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। किसकी विशेषता बतानी है, सुपर कंप्यूटर की। तो देखो पहली तो है कि आकार में ये बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, जो सुपर कंप्यूटर वो आकार में सबसे बड़े होते हैं। अगला, इसकी जो मेमोरी और कार्य करने की जो क्षमता है वो अन्य कंप्यूटर से सर्वाधिक होती है। जो सबसे तेज कंप्यूटर वो कौन सा, सुपर कंप्यूटर ही है। अगला, अगर आपको अधिक जटिल और उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं करनी है तो आप ये काम किसके द्वारा संभव हो सकता है, सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही संभव हो सकता है। और इन पर अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। यानी सुपर कंप्यूटर के अंदर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति आसानी से काम कर सकते हैं। इसके उदाहरण जैसे परम है, क्राई है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, NEC है आदि किसके उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। और इसकी जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स के अंदर मापी जाती है। जो हम नॉर्मल थे घरों में कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी स्पीड मापी जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसके अंदर MIPS के अंदर, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के अंदर। अगला देखो, अगला है कि ट्रांसलेटर क्या कार्य करता है। कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेटर क्या काम करता है। देखो जैसे ट्रांसलेटर हम नाम सुना ही होगा, जैसे एक भाषा से दूसरे भाषा में कुछ भी अनुवाद करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसलेटर का। उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर क्योंकि हम जो निर्देश देते हैं वो नॉर्मल तो मानव लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश हो गई, लेकिन कंप्यूटर तो किसको समझता है, बाइनरी 0 और 1 को। ठीक है, ये ऐसे प्रोग्राम है जो एक साथ भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं। ट्रांसलेटर क्या करते हैं कि एक भाषा में जो निर्देश दिए गए हैं उसको पहले तो स्वीकार करते हैं और उसके समकक्ष दूसरी भाषा के अंदर निर्देश तैयार करते हैं।
उदाहरण के लिए जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर की, तो वो लिखी तो नॉर्मल तो इंग्लिश में जाती है, लेकिन उसको कंप्यूटर को समझने लायक बनाने के लिए हमें उसको किस में बदलना होता है, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। तो इसके लिए नॉर्मल तो हम कंप्यूटर के अंदर जो ट्रांसलेटर है उसके रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, एक तो करते हैं असेंबलर, जो असेंबली भाषा के अंदर लिखे गए जो प्रोग्राम होते हैं उसको बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा में बदलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, असेंबलर का। दूसरा इंटरप्रेटर और तीसरा है कंपाइलर। तो ये दोनों जो ट्रांसलेटर है ये उच्च स्तरीय जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है ना, जैसे इंग्लिश में लिखे जाते हैं निर्देश, और उनको किस में बदलता है, बाइनरी भाषा के अंदर। अंतर बस इतना है कि जो इंटरप्रेटर है वो एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को या जितने भी निर्देश दिए गए उनको एक साथ मशीनी भाषा के अंदर बदलता है। अगला, किसी भी अंक प्रणाली में उसके आधार का क्या महत्व है, यानी किसी भी नंबर सिस्टम में, सबको पता ही है नंबर सिस्टम क्या होता है, किसी भी संख्या प्रणाली को लिखने का जो तरीका होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है उसका आधार। नंबर सिस्टम क्या होता है, महत्वपूर्ण पॉइंट आधार, क्योंकि आधार के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर सिस्टम के अंदर कितने डिजिट है, कितने डिजिट है। अब देखते हो, अंक प्रणाली या नंबर सिस्टम में आधार हमें बताता है कि किसी विशेष प्रकार की संख्या प्रणाली को उपयोग करते समय कितनी संख्याएं हैं। उदाहरण के लिए दशमलव का मतलब क्या होता है, दशमलव का आधार कितना होता है, 10, और बाइनरी का आधार कितना होता है, 2। अब दशमलव का आधार 10 होने का मतलब है कि इसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं। टोटल कितने हो गए, 10। इसीलिए इसको हम दशमलव नंबर सिस्टम कहते हैं, जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। और बाइनरी का आधार कितना होता है, 2। तो इसका मतलब इसमें 0 और 1 केवल 2 ही डिजिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला देखो, रैम और रोम के बीच में क्या बताना है आपको, रैम और रोम के बारे में बताना है और उनका पूरा नाम लिखिए। देखो, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी प्रकार रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड ओनली मेमोरी। अब आपको ध्यान रखना, जो रैम है वो अस्थायी या वॉलेटाइल मेमोरी है या अस्थिर मेमोरी है। कैसे कि रैम के अंदर जो डाटा होते हैं ना, जब तक आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो और कंप्यूटर को पावर मिल रही है तब तक तो उसमें सूचनाएं रहती है, लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो रैम के अंदर जो भी सूचनाएं हैं वो अपने आप क्या हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। इसीलिए वॉलेटाइल मेमोरी यानी अस्थिर है, अस्थिर मेमोरी। ठीक है। अगर बात करते हैं रोम की, रोम एक स्थायी या स्थिर यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब है कि रोम के अंदर अगर आप पावर सप्लाई चली जाती है फिर भी रोम से डाटा कभी भी डिलीट नहीं होती। जो ये यहाँ पर देखो आगे लिखी हुई है, विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर डाटा नष्ट हो जाता है। रैम के अंदर क्या होता है, जैसे ही पावर सप्लाई बंद होगी उसके अंदर लिखा हुआ डाटा सारा क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर विद्युत आपूर्ति, रोम के अंदर क्या होता है, विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर डाटा नष्ट नहीं होते। अगर तो आपको पूछ ले कि रैम के कितने कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रकार दे दो। एस रैम जो स्टैटिक रैम कहते हैं, डी रैम जिसको हम डायनेमिक रैम कहते हैं, एस डी रैम जो स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, DDR डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जिसे पी रोम होगी जिसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ईपी रोम जिसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। अगला देखो, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बीच में क्या अंतर बताइए। पहला है सॉफ्ट कॉपी, जो परिणाम स्क्रीन पर देखा जा सके अथवा ध्वनि के रूप में प्राप्त किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। देखो, कंप्यूटर के अंदर जो हम रिजल्ट देख रहे हैं, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं या मॉनिटर पे देख रहे हैं, तो वो जो परिणाम है वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। या फिर अगर कोई आप गाना सुन रहे हो तो आवाज के रूप में आपके कानों तक पहुंच रहा है, तो ये क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी। लेकिन जैसे ही उस परिणाम को आप क्या करते हो, प्रिंटर या फ्लोटर के द्वारा कागज पर क्या कर देते हो, प्रिंट कर देते हो, तो वे क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। इसे स्थायी कॉपी भी कहते हैं। अगला देखो, लेजर प्रिंटर किस तकनीक पर कार्य करता है। देखो, यह वर्तमान में सबसे अधिक विकसित प्रिंटर है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो सबसे विकसित प्रिंटर है, प्रिंटिंग की जो विकसित टेक्नोलॉजी है उसमें लेजर प्रिंटर सबसे टॉप पे आता है। ठीक है। और इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लेजर किरणों के आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, लेजर किरणों पर। और इसमें किसी भी कैरेक्टर को अगर आपको छापना है तो उसमें क्या डाली जाती है, लेजर किरण डाली जाती है। और इसमें जो कैरेक्टर होता है,
को छापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टोनर का। टोनर के अंदर क्या होता है? एक विशेष प्रकार का स्याही यानी पाउडर होता है, सूखा पाउडर, ठीक, प्रयुक्त होता है। तीव्र गति और उच्च क्वालिटी की छपाई के कारण आजकल सर्वाधिक लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें एक तो ये तीव्र गति से काम करता है और इसकी क्वालिटी भी क्या है? बहुत अच्छी है। इसीलिए नॉर्मल तो ऑफिसों के अंदर आपको जो प्रिंटर मिलेंगे वो अधिकतर कौन से मिलेंगे? लेजर प्रिंटर मिलेंगे। और इसकी जो क्वालिटी है वो किस में मापी जाती है? DPI के अंदर, डॉट पर इंच के अंदर। और इसकी जो गति है वो किस में मापी जाती है? पेज पर मिनट के अंदर मापी जाती है। अगला देखो, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बीच में आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। अब बात करते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। पहले तो इस प्रकार के प्रिंटर में धातु का एक छोटा हथौड़ा, जिसे हम हैमर कहते हैं, उसको क्या किया जाता है? या प्रिंट हैंड स्याही के रिबन पर क्या किया जाता है? स्ट्राइक यानी प्रहार प्रहार करता है। और रिबन के नीचे वह कागज क्या, जिस पर छपाई करनी है, उस कागज को कहां पर रखते हैं? रिबन के नीचे रखते हैं। और जिस पर प्रिंट करना होता है उस प्रिंट हैंड के द्वारा प्रहार किया जाता है। तो प्रिंट हैंड पर उस समय उपस्थित जो भी कैरेक्टर है वो कहां पर छप जाता है? कागज के ऊपर क्या प्रिंट हो जाता है। और ये प्रिंट के समय क्या करता है? बहुत अधिक आवाज करता है। प्रिंट के समय क्या करता है? बहुत अधिक आवाज करता है। अगर नॉन इंपैक्ट प्रिंट की बात करें, यहां पर लिख लेना आगे, ठीक है, यहां आगे लिख लेना चलो मैं इसको हटा देता हूं। इसमें कैरेक्टर को क्या किससे बनाते हैं? एक तो रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक पदार्थ है उनके द्वारा, तापमान के द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वरूप प्रदान किया जाता है। जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर अगर आपको छापना है कागज के ऊपर, तो आप ये रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हो, तापमान का, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा कोई भी स्वरूप प्रदान किया जाता है। इन प्रिंटर में प्रिंट हेड और कागज के मध्य संपर्क नहीं होता, ठीक है। इन प्रिंटर की छपाई गुणवत्ता क्या होती है? उत्कृष्ट होती है। और ये प्रिंट के समय बहुत आवाज नहीं करते। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वो भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अगला है देखो, माउस का उपयोग किन किन कार्यों में होता है? जो माउस से सामान्यतः है उनका उपयोग हम किन किन कार्यों के लिए कर सकते हैं? तो पहला है देखो, माउस का उपयोग अगर आपको सिंगल क्लिक करना है, जब आप बाएं बटन को लगातार एक बार क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑप्शन का चयन किया जाता है। देखो यहां पर मैं सीधा भी लिख सकता हूं, अगर आप स्क्रीन पर कोई ऑब्जेक्ट का चयन करना है तो आप किसका इस्तेमाल करो? सिंपल सी बात, माउस का इस्तेमाल करोगे, जिसके लिए हम सिंगल क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार कई बार माउस का हम क्या दबाते हैं? डबल क्लिक। ये कब दबाते हैं? जब आप बायां बटन को लगातार कितनी बार दबाते हो? 2 बार क्लिक करते हो तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओपन हो जाता है। अगर आपको माउस कोई भी ऑब्जेक्ट ओपन करना है तो माउस का जो लेफ्ट बटन है वो कितनी बार दबाओगे? 2 बार। उसी प्रकार राइट क्लिक, अगर आप राइट क्लिक बटन को एक बार क्लिक करने पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाता है जिसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा ड्रैग और ड्रॉप की प्रक्रिया करनी है तो उसके लिए भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? माउस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंगल क्लिक के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करके बायां बटन यानी जो लेफ्ट क्लिक है वो बटन को दबाए हुए रखकर माउस की सहायता से इसे स्क्रीन पर कहीं पर भी रखा जा सकता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई आइकन है, उसको आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो उसको सिलेक्ट करते हैं। जब सिलेक्ट करना है आपको बायां बटन दबाना है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं, क्लिक करके रखना है और आप स्क्रीन पर कहीं पर भी ले जाकर उसको क्या कर सकते हो? ड्रॉप कर सकते हो। अगला है देखो, जॉयस्टिक और लाइट पेन के कार्य लिखिए। यानी जॉयस्टिक क्या काम करता है और लाइट पेन क्या काम करता है? तो पहला हम बात करते हैं जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक में चारों दिशाओं में घूमने वाला एक क्या होता है? हैंडल होता है। जॉयस्टिक के अंदर क्या होता है? चारों दिशाओं में घूमने वाला एक हैंडल होता है जो स्क्रीन पर चित्रों को हिलाने, चलाने आदि का कार्य करता है। इस हैंडल पर एक बटन होता है जो गेम खेलते समय फायर आदि करने के क्या आता है? काम आता है। बाएं बटन को लगातार एक बार, ये गलत हो गया, ठीक है, ये नहीं, ये पीछे वाले क्वेश्चन का आ गया, ठीक है, इसको हटा देना, ठीक है, ये आगे वाला यहां तक ही लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो जॉयस्टिक क्या होता है? जब आप वीडियो गेम खेलते हो तो उस समय माउस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए माउस के स्थान पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं लाइट पेन की। ये पेन की आकृति का एक प्रकाशीय संवेदी उपकरण है
जो एक तार की सहायता से कंप्यूटर से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, तार की सहायता कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है और स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य करता है। देखो आजकल तो टच स्क्रीन आ गया, अगर जो सामान्य टीवी है, जो सामान्य मॉनिटर है, अगर उसको आपको टच स्क्रीन के रूप में काम करवाना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। अगला, फ्लोटर कितने प्रकार के होते हैं और नाम बताइए। तो आपको पता है फ्लोटर प्रायतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ड्रम पेन फ्लोटर और एक फ्लैट बैंड फ्लोटर। ठीक है, ड्रम के अंदर का जो फ्लोटर होता है ड्रम की तरह दिखता है, फ्लैट के अंदर एक टेबल के रूप में होता है और उसके ऊपर कागज रख के उस पर क्या की जाती है, छपाई की जाती है। अब अगला देखो, विभिन्न बेतार माध्यमों के नाम लिखिए। जो अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है उनके आपको क्या लिखना है, नाम, या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के आपको क्या लिखना है, नाम। तो वायरलेस, एक तो आपकी रेडियो वेव आ गई, माइक्रोवेव आ गई, उपग्रह कम्युनिकेशन आ गया, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन आ गया, वाईफाई आ गया, ब्लूटूथ आ गया। तो इन सभी के अंदर, इन सभी संचार माध्यमों के अंदर हम वायर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला है देखो, क्रॉस टॉक किसे कहते हैं। देखो आप सबको पता ही है, जो ट्विस्ट पेयर केबल होती है ना, उसके अंदर कितने तार होते हैं, 2 तार होते हैं, उनको आपस में क्या कर रखा होता है, ट्विस्ट कर रखा होता है। अब देखो, ट्विस्ट पेयर केबल में 2 इंसुलेटेड तांबे के तार होते हैं। कितने तांबे होते हैं, यानी प्रतिकृत मतलब यानी अलग से प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, 2 तांबे के तार, उनके ऊपर क्या चढ़ा होता है, प्लास्टिक का एक इंसुलेटेड तांबे के तार होते हैं, जो एक दूसरे से कुंडली नुमा या सर्पिलाकार अवस्था में लिपटे होते हैं। यानी दोनों तरह आपस में क्या कर रखते हैं, ट्विस्ट है, सर्पिलाकार रूप से आपस में एक दूसरे के लपटे होते हैं। तारों को ऐंठने यानी ट्विस्ट का उद्देश्य विद्युत रोधी यानी इलेक्ट्रिकल इंटरफेस को कम करना होता है और इस तरह के इंटरफेस को ही क्रॉस टॉक कहते हैं। तो क्रॉस टॉक क्या होता है, ध्यान रखना, जो 2 विद्युत के तार जिनमें अलग अलग, जैसे अलग अलग धारा प्रभावित हो रही है, उसको क्रॉस टॉक इसीलिए करता है क्योंकि ध्यान रखना, अगर एक तार है, अगर वो पॉजिटिव है तो वातावरण के अंदर जो पॉजिटिव जो सिग्नल है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इस गर्मी से बचने के लिए दोनों तारों को नेगेटिव और पॉजिटिव वाले आपस में क्या कर ट्विस्ट किया जाता है। तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अपनी ओर आकर्षित नहीं होने देता और पॉजिटिव और नेगेटिव अपनी ओर आकर्षित नहीं होने देता। अगला देखो, कोएक्सियल केबल का उपयोग कहां किया जाता है। तो कोएक्सियल केबल का उपयोग मध्यम दूरी के संचार में होता है, यानी अगर मध्यम दूरी पर कोई संचार करना है, डेटा पहुंचाना है, तो उसके लिए आप कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल कर सकते हो। थिननेट कोएक्सियल केबल का उपयोग नेटवर्किंग के अंदर किया जाता है और जो थिकनेट केबल है उसका उपयोग टीवी नेटवर्क के अंदर किया जाता है। अगला हमारे पास ब्लूटूथ के उपयोग बताइए। तो देख, ब्लूटूथ का उपयोग क्या, उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसको पीडीए कहते हैं, मोबाइल फोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, प्रिंटर है, डिजिटल कैमरा है, वीडियो गेम है, कि वीडियो गेम के जो कंसोल समझते हैं ना, जिसके द्वारा वीडियो गेम खेले जाते हैं, आदि को जोड़ने और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है, माइक्रोवेव टावर अधिक ऊंचाई पर क्यों लगाए जाते हैं। जो माइक्रोवेव टावर है, आप सबको पता है, माइक्रोवेव जो सिग्नल होते हैं वो एक सीधी दिशा के अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक मान के चले कि ये टावर है, यहाँ से सूचनाएं पहुंचे, यहाँ से प्रेषित हो रही है, और मान के चलते यहाँ पर एक पहाड़ी इलाका है, क्या एक ऐसा इलाका है, पहाड़ी है, और जो रिसीवर है वो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, जब यहां से सिग्नल भेजे जाएंगे तो पहाड़ी आने की, अवरोध आने की वजह से सिग्नल यहां पहुंच नहीं पाए जाए थे, तो इसलिए हमें जरूरी हो जाता है कि इस पहाड़ी के ऊपर भी आपको एक क्या लगाना पड़ेगा, टावर। ठीक है, जिसे ये सिग्नल टावर पे और फिर यहां से यहां पर। ठीक है, तो ऊंचाई पर लगाने का कारण ही होता है कि जो बीच में जो सामान्य जो कोई बिल्डिंग है, जो पहाड़ी इलाका है, तो वो बीच में आने से माइक्रोवेव के सिग्नल आगे पहुंच नहीं पाते हैं। तो सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव केवल एक सीधी रेखा में ही चल सकती है। इसमें मार्ग में अगर कोई भी बड़ी बिल्डिंग है, पहाड़ या अन्य बाधा आ जाने पर उन्हें पार नहीं कर सकता। अतः यह आवश्यक होता है कि जो ट्रांसमीटर है और जो रिसीवर है वो एक सीधी दृष्टि
रेखा यानी लाइन ऑफ साइट में हो, यानी वो एक क्या हो, जो ट्रांसमीटर और रिसीवर, जो प्रेक्षक और ग्राही है, दोनों क्या हो, एक सीधी रेखा के अंदर हो। इसके लिए प्रेक्षक एंटीना और ग्राही एंटीना को काफी ऊंचाई पर और एक सीधी रेखा में लगाया जाता है। अगला देखो, एनालॉग और डिजिटल संचार में अंतर बताइए। अगर बात करते हैं एनालॉग, ये संकेत समय के सापेक्ष सतत एंड कंटिन्यूस रूप से ये निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। जो एनालॉग सिग्नल होते हैं ना, वो लगातार क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। और एक एनालॉग सिग्नल का मान एक दी गई जो रेंज है उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे टेलीफोन सिस्टम एनालॉग डाटा संचार का एक उदाहरण है। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जो सिग्नल होता है ना, वो क्या होता है कि एक लगातार उत्पन्न किए जाते हैं और वो लगातार बदलते रहते हैं समय के साथ, समय और दूरी के साथ बदलते रहते हैं। ठीक। अगर बात करते हैं डिजिटल की, ये संकेत असतत होते हैं और एक डिजिटल सिग्नल एक दी गई जो प्रास है, जो रेंज है, में कुछ मान ही ग्रहण कर सकता है और ये संकेत ऑन या ऑफ अवस्था के अंदर होते हैं। क्योंकि डिजिटल मतलब जो सिग्नल वो 0 और 1 के रूप में होते हैं। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन अवस्था है। अगला देखो, लैन की दो विशेषताएं लिखी है। एक तो इसमें लैन की डाटा सेंसर, जो सबको पता है ना, लैन की पूर्व लोकल एरिया नेटवर्क है। इसमें डाटा जो ट्रांसमिशन की गति है वो 10 Mbps लेकर 100 Mbps यानी मेगाबाइट पर सेकंड होती है। सुरक्षित है क्योंकि नेटवर्क को प्रमाणित उपयोगकर्ता, ठीक, प्रमाणित साथ में पढ़ना, उपयोगकर्ता ही अन्य कंप्यूटर या साझा साधनों तक पहुंच रखते हैं। जो एक तो है लैन की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी होती है, 10 Mbps लेकर 100 Mbps होती है। और दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ये सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लैन के अंदर जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, हमें पता होता है कौन सा कंप्यूटर कौन व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और कौन कौन से साधन को आपस में शेयर कर रहे हैं, इसीलिए। अगला देखो, स्टार टोपोलॉजी में नोड्स की क्या विशेषता है। तो आप सबको पता है ना स्टार टोपोलॉजी कैसे बनती है, जिसके अंदर एक सेंटर में एक कंप्यूटर होता है, उस सभी कंप्यूटर हब होता है, उन सभी से सारे कंप्यूटर क्या होता है, कनेक्ट होते हैं, यानी ये स्टार के रूप में होते हैं। ठीक है, देखते हैं अपन क्या कहते हैं। इस टोपोलॉजी में सभी नोड एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। जैसे ये केंद्रीय कंप्यूटर हो गया, इनसे ही सारे कंप्यूटर आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, जिसमें हब या होस्ट कहते हैं। जो बीच वाला कंप्यूटर है इसको हम क्या कह सकते हैं, या तो हब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हब, या क्या कह सकते हैं, होस्ट कह सकते हैं। इसमें कोई भी दो नोड्स परस्पर सीधे नहीं जुड़े हुए हैं। अब आप देखो, ये तो हो गया होस्ट, लेकिन शेष जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपस में सीधे नहीं जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, होस्ट के द्वारा जुड़े हुए हैं। नोड्स के मध्य संचार केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से होता है, यानी इन दोनों, मान लो जैसे मान लो 1 नंबर ये कंप्यूटर है, ये 2 नंबर है, ये 3, ये 4 और ये 5 नंबर है। अगर एक से हमें 4 नंबर पे सूचना भेजनी है ना, तो हमें कहां से सूचना, होस्ट के द्वारा ही सूचना भेज सकते हैं, डायरेक्ट हम कोई सूचना नहीं भेज सकते हैं। ये सभी नोड मध्य से होने वाले सभी संचार को नियंत्रित करता है, और जो बीच वाला हब कंप्यूटर है वो जितना भी संचार होता है जो होस्ट कंप्यूटर उसके द्वारा नियंत्रित या कंट्रोल किया जाता है। अगला देखो, राउटर का कार्य और विशेषताएं लिखिए। जो राउटर है उसका क्या कार्य और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, राउटर का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर आपको लैन को वैन से कनेक्ट करना है, लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो आपको किसकी सहायता लेनी होगी, राउटर की सहायता लेनी है। 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, राउटर का। और सामान्यतः यही होता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, राउटर का। दूसरा है कि राउटर ब्रिज की तुलना में अधिक दक्षता से कार्य करता है। राउटर इसमें जुड़े सभी नेटवर्क से डाटा प्राप्त करता है और पहुंच डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर उसे आगे प्रेषित कर सकता है। और दूसरा है कि जो आप पता है, राउटर की जगह ब्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राउटर और ब्रिज की तुलना में क्या अधिक दक्षता से कार्य करता है। और उसकी और दूसरी खासियत ये है कि ये अपने से कनेक्ट जितने भी नेटवर्क है उन सभी के क्या रखता है, एड्रेस रखता है, जिससे वो सामने वाले की आसानी से क्या कर सकता है, पहचान कर सकता है। अगला, स्विच और हब में क्या अंतर होता है। देखो, ध्यान रखना, स्विच और हब दोनों ही मल्टीपोर्ट डिवाइस होते हैं, ठीक है। इसे मल्टीपोर्ट ब्रिज कहते हैं। जैसे नॉर्मल जो ब्रिज काम करता है ना, वो क्या काम करता है, 2 नेटवर्क को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। इसमें 2 ही पोर्ट होते हैं,
जबकि स्विच के अंदर क्या होता है, एक से अधिक पोर्ट होते हैं, दो से अधिक पोर्ट होते हैं, ठीक है। अगला कहाँ गया, इसको हटा दें, इसको हम यहाँ कर क्या कर लेते हैं, हब, ठीक है। और इसे मल्टीपोर्ट रिपीटर कहते हैं। तो आपको पहले तो ब्रिज और रिपीटर पता होना चाहिए। ब्रिज क्या करता है कि अगर दो नेटवर्क आपस में जोड़ना है तो आप ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हो। उसी प्रकार रिपीटर क्या करा, अगर सिग्नल आपको लंबी दूरी पर भेजना है तो बीच में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिपीटर का। अब रिपीटर जो काम करता है वही काम हब करता है, बस हब के अंदर पोर्ट अधिक होते हैं, रिपीटर के अंदर पोर्ट दो ही होते हैं। उसी प्रकार स्विच और ब्रिज दोनों एक ही जैसे काम करते हैं। अंतर इतना है कि ब्रिज के अंदर दो ही पोर्ट होते हैं और स्विच के अंदर एक से अधिक पोर्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो इनमें अंतर क्या होता है। स्विच में स्रोत यानी जो सोर्स से प्राप्त डाटा और सूचना जो डेस्टिनेशन एड्रेस के अनुसार केवल जो रिसीवर है गंतव्य कंप्यूटर या गंतव्य डिवाइस को ही प्रेषित की जाती है। तो स्विच की खासियत ये होते हैं कि जब उसके पास डाटा आता है, सोर्स से जब डाटा आता है, तो जब उसके डेस्टिनेशन तक भेजना होता है ना, तो केवल वो उसी कंप्यूटर को भेजता है जिसने उसकी डिमांड की है। सभी डिवाइस को वो सूचना है जो स्विच से कनेक्ट सभी कंप्यूटर को सूचना नहीं भेजता। जबकि हब के अंदर ये प्रॉब्लम है। हब क्या, जब सोर्स से कोई डाटा प्राप्त होता है ना, तो वो उससे संबंधित जितने भी कंप्यूटर हैं उन सबको वो सूचना ऐसा क्या कर देता है, भेज देता है। हब में एक सोर्स से प्राप्त डाटा या सूचना हब से संबंधित सभी डिवाइस को भेज देता है। अगला देखो 28वां, कट कॉपी पेस्ट क्रिया को समझाइए। यानी कट कॉपी पेस्ट प्रक्रिया को समझिए। ये वैसे पिछले साल वार्षिक के अंदर आ गया था, लेकिन फिर भी देख लो, क्या पता दोबारा आ जाए। पहला है कट। कट क्या काम करता है, सिलेक्टेड आइटम को कट करके अन्य स्थान पर क्या लेना, अन्य यहां पर क्या लेगा, स्थान है, ठीक है। अन्य स्थान पर ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, कट का। यानी जो सिलेक्टेड आइटम उसको आपको अन्य स्थान पर लेके जाना है तो आप कट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले आपको आइटम को, जो भी टेक्स्ट है या आइटम, उसको पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट आइटम, क्लिक कट कमांड, या तो आप डायरेक्ट कट कमांड पर क्लिक कर सकते हो या शॉर्टकट की है Ctrl+X दबा सकते हो। और जिस स्थान पर आपको लेके जाना है उस आइटम को, तो वहां जाकर उसको किसका इस्तेमाल कर दो, पेस्ट कमांड का इस्तेमाल कर दो, या फिर Ctrl+ क्या दबा दो, प्रेस कर दो, V दबा दो। उसी प्रकार कॉपी क्या करता है, सिलेक्टेड आइटम की अगर आपको प्रतिलिपि बनानी है तो आप कॉपी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। प्रक्रिया वो सेम ही है। सबसे पहले आइटम को आपको सिलेक्ट करना होता है, क्लिक कमांड है, कॉपी कमांड है, ठीक है, COPY, क्लिक कॉपी कमांड या Ctrl+C दबा सकते हो। और जिस स्थान पर लेके जाना है वहां जाकर पेस्ट कमांड या Ctrl+V दबा सकते हो। अब पूछोगे पेस्ट क्या करता है, तो जो भी आपने कट और कॉपी किया गया आइटम है उसको जहां पर भी लेके जाना, पेस्ट करने के लिए हम किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और कट कॉपी किए गए आइटम को किसी अन्य स्थान पर लेके जाने के लिए हम ये तो पेस्ट कमांड पर क्लिक कर सकते हो या Ctrl+ क्या दबा सकते हो, V दबा सकते हो। अच्छा नहीं लिखा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सीक्वेंस चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रीनेम प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो हम किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना क्या कहलाता है, रीनेम कहलाता है। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर का क्या बदलते हो, नाम बदलते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, रीनेम कहते हैं। देखो कौन सा रीनेम क्रिया से आप क्या समझते हैं, तो रीनेम का मतलब अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना क्या कहलाता है, रीनेम कहलाता है ना। कंप्यूटर के अंदर आप किसी भी फाइल या फोल्डर है उसका नाम बदलते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रीनेम कहते हैं। अब जो रीनेम की क्रिया वो कैसे करोगे, पहले सिलेक्ट फाइल और फोल्डर, यानी जिस भी फाइल का आप या फोल्डर का आपको नाम बदलना है उसको सबसे पहले क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। उसके पश्चात माउस का कौन सा क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो ना, तो ओपन शॉर्टकट मेन्यू एंड क्लिक रीनेम विकल्प,
तो आपके सामने क्या होता है, एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन होगा जिसमें से आपको रीनेम जो विकल्प है उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे ही रीनेम पर सिलेक्ट करते हो तो आपको वहां पर को अपना कोई भी नाम टाइप करना है और एंटर की या ओके बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। इस प्रकार आप किसी भी फाइल या फोल्डर का क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। अगला देखो, स्टार्ट मेन्यू कौन सा है, स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू। ये टास्क बार के बाईं तरफ होता है। ये टास्क बार के किस तरफ होता है, बाईं ओर होता है। स्टार्ट बटन के द्वारा प्रोग्राम के आइकन और सिस्टम से संबंधित आइकन होते हैं जिसे हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जो स्टार्ट मेन्यू कह सकते हो या फिर स्टार्ट बटन कहते हैं, वो टास्क बार की बाईं और लेफ्ट साइड की ओर होता है और इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम है या सिस्टम से संबंधित आइकन है वो सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, स्टार्ट मेन्यू के अंदर मिलेंगे और आप उस पर क्लिक करके किसी भी फाइल को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। अगला देखो, नोटपैड, वर्डपैड, एमएस पेंट है, एप्लीकेशन विंडो के कौन से मेन्यू में स्थित होते हैं। तो ये स्टार्ट बटन के अंदर जो विंडोज एक्सेसरी है उसके अंदर आपको ये सारे विकल्प आसानी से मिल जाएंगे। किसके अंदर मिलेंगे, विंडोज एक्सेसरी के अंदर। अगला देखो, बहुत सी फाइलों को एक साथ कॉपी कैसे किया जा सकता है। यानी आपको बहुत सारी फाइलें उनको एक साथ क्या करना है, कॉपी करना है। तो आप क्या पहले थे, आप क्या एक साथ कॉपी कर सकते हो, तो इसका आंसर है हाँ। हम बहुत सी फाइलों को एक साथ क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक से अधिक फाइल को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक फाइल पर क्लिक का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है और जिस जिस फाइल की आपको कॉपी बनानी है उसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। क्या करना है, क्लिक करना है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके आप वहां पर राइट क्लिक एंड सिलेक्ट कॉपी कमांड है, राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कमांड को डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो या कंट्रोल प्लस सी भी दबा सकते हो। एक तो तरीका है ये। दूसरा, अगर फाइलें लगातार है, कंटिन्यूस है, तो आप क्या कर सकते हो, एक से अधिक फाइल सिलेक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो शिफ्ट प्लस एरो की। यानी एक फाइल तो पहले सिलेक्ट करनी है, फिर शिफ्ट बटन दबा के एरो की के द्वारा आप जितनी भी चाहे उतनी फाइलों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके पश्चात वो सेम ही ऐप तो आप कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल करो या फिर राइट क्लिक करके कॉपी कमांड को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। अगला देखो, अगला है GUI को समझाइए। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को समझाइए। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होते हैं और इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता को कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे संबंधित आइकन पर माउस पॉइंटर पर क्लिक करना होता है। जो GUI होता है उसके अंदर अगर कंप्यूटर को कुछ भी निर्देश देना है या कमांड देना है तो उसको आपको कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप माउस के द्वारा भी डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं। अगला देखो, विंडोज को स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। तो विंडोज में होगा सही तक है, विंडोज में स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखो। यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो स्क्रॉल बार है उसकी क्या उपयोगिता है। देखो, यदि विंडोज इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें सभी जानकारी इकट्ठा दिखाई जा सके तो स्वतः ही स्क्रॉल बार प्रदर्शित हो जाती है। यानी विंडो की जो स्क्रीन है, साइज है, वो इतनी बड़ी नहीं है कि सभी जो विंडो के अंदर जितनी भी जानकारी है वो एक साथ प्रदर्शित हो। अगर ऐसा प्रदर्शित नहीं हो पाती है तो आपको स्वतः ही जो स्क्रॉल बार है वो अपने आप क्या हो जाती है, प्रदर्शित हो जाती है। और ये स्क्रॉल बार दो तरीके से प्रदर्शित हो सकती है। एक तो होती है वर्टिकल स्क्रॉल बार, एक होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वर्टिकल कब होता है, जब विंडोज में राइट साइड पर, ये कहाँ होती है, विंडो की राइट साइड प्रदर्शित होती है, ये ध्यान रखना पहले तो। और इसके द्वारा जानकारी को ऊपर नीचे स्क्रॉल किया जाता है। जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है उसके द्वारा क्या किया जाता है, अगर आपकी सामग्री बड़ी है तो अगर ऊपर नीचे करना है तो वर्टिकल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करोगे और विंडो के बॉटम की साइड की, और जो हॉरिजॉन्टल है वो कहाँ होती है, विंडो के बॉटम साइड पर प्रदर्शित होती है और जिसके द्वारा जानकारी को आप लेफ्ट या राइट स्क्रॉल कर सकते हो। अगला विंडोज 98 और विंडोज XP में अंतर बताइए। जो विंडोज 98 आया पहला है तो उसके बाद में विंडो XP आया था, उनमें क्या अंतर है। अब एक तो ध्यान रखना ये दोनों ही विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हाल फिलहाल बंद हो चुके हैं, ठीक है। फिर भी पूछा है तो आपकी किताब के अंदर है तो मैं एक बार बता ही देता हूं, ठीक है।
एक तो इसमें फाइल सिस्टम के आधार पर बात करें तो विंडो 98 हो वो F80 फाइल सिस्टम का क्या करता था, समर्थन करता था, जबकि जो विंडोज एक्सपी था वो F80 और न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इन दोनों फॉर्मेट को क्या करता था, सपोर्ट करता था। अगला जो रीस्टोर की प्रक्रिया है, विंडो एक्सपी में सिस्टम रीस्टोर की सुविधा थी, जबकि जो विंडो 98 है उसमें रीस्टोर की सुविधा नहीं थी। अब लिखो अगला, एकल बिंदु प्रतिपादन तंत्र क्या होता है, यानी सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम क्या होता है ना। क्वेश्चन आप इंग्लिश में थोड़ा समझ में, सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। तो देखो क्या होता है, देखते हैं। आम नागरिक, कारोबारी है, जो कर्मचारी है कि लाभ के लिए तकनीकों के माध्यम से सरकारी जो सेवा है को एक्सेस और डिलीवरी को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को ई शासन कहते हैं। आप सबको पता है जो आम नागरिक है, कारोबारी है, कर्मचारी है, उनको तकनीक की सहायता से जो सरकारी सेवाएं हैं उसको आसानी से उनके लिए उपलब्ध हो, तो उसको बढ़ावा देने के लिए आपको पता है ई शासन या ई गवर्नेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और ई गवर्नेंस की जो प्रमुख उद्देश्य सरकार के द्वारा नागरिकों को एकल बिंदु प्रतिपादन है, सिंगल डिलीवरी पॉइंट सिस्टम के माध्यम से बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना है। और सरकार ये चाहती है जो ई गवर्नेंस की जो सुविधा है वो सभी नागरिकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाए, यानी एक ऐसा स्थान बना दिया जाए जहां पर गवर्नमेंट से संबंधित जितनी भी जानकारी है उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए। अगला, ई ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। अगर हम बात करें ई ट्रांसपोर्ट की, तो इसके अंदर एक तो सरकार नागरिकों को वोटर वाहन पंजीकरण, यानी अगर आपको वाहन का पंजीकरण करवाना है, चालक आज्ञा पत्र जिसको ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना हो, वाहन से संबंधित कोई भी कर और शुल्क जमा करवाना हो, तो ये सब कुछ आपको किसके अंदर आ जाए, ई ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत ये सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके द्वारा आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अगला, ई पुलिस से क्या अभिप्राय है। ई पुलिस के अंतर्गत 2 प्रकार के डाटाबेस तैयार किए जाते हैं। अगर बात करें ई पुलिस की, तो इसके अंदर 2 प्रकार के डाटाबेस क्या करवाए जाते हैं, तैयार करवाए जाते हैं। कौन कौन से, प्रथम प्रकार के डाटाबेस में पुलिस अधिकारियों की सूचना रखी जाती है, यानी जो ई पुलिस है उसके अंदर 2 प्रकार से डाटाबेस तैयार किए जाते हैं। एक अंदर तो जो अच्छे अधिकारी और पुलिसकर्मी उनकी सूचना रखी जाती है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर भौगोलिक क्षेत्र विशेष या किसी कौशल यानी स्किल विशेष के विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को आसानी से ढूंढा जा सके। यानी एक पुलिस जो ई पुलिस है उसके अंदर 2 प्रकार के डाटाबेस तैयार किया जाता है। एक अंदर जो पुलिस से संबंधित जो अधिकारी है उनकी सूचना होती है, ताकि किसी भौगोलिक विशेष या कोई विशेष कौशल वाले विशेषज्ञता की जरूरत पड़े तो उसको आसानी से ढूंढा जा सके। और दूसरे डाटाबेस के अंदर अपराधियों की क्या की जाती, जानकारी इकट्ठा की जाती है, जिसके द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों की जानकारी, अपराध करने का तरीका और उसकी पहचान चिन्ह आदि की सूचना केंद्रीय कंप्यूटर में रखी जाती है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर देश के किसी भी कोने में अपराध की उपलब्ध समस्त जानकारी को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डाटाबेस के अतिरिक्त ऑनलाइन आपको अगर FIR करवानी है, दर्ज करवाने या उसकी स्थिति ऑनलाइन जानने की सुविधा भी ई पुलिस के अंतर्गत दी जाती है। अगला, डिजिटल सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। तो डिजिटल सशक्तिकरण का मतलब ये होता है, डिजिटल सशक्तिकरण अर्थात डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को या समुदाय को ज्ञान, उपकरण, संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया से है, जो उन उद्देश्यों को पूरा करने और अपने जीवन स्तर को बढ़ाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। डिजिटल सशक्तिकरण को सीधी सी ये बता सकता हूं भी, सरकार डिजिटल सशक्तिकरण मतलब है सरकार को ऐसी सुविधा देनी है जो उसके नागरिक है वो उनको आसानी से इस्तेमाल कर सके और वो अपने जीवन स्तर को क्या कर सके, सुधार कर सके। ई वाणिज्य को परिभाषित कीजिए, जिसको ई कॉमर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अर्थात ई वाणिज्य का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से क्या करना है, व्यापार करना, क्या कहलाता है, ई वाणिज्य, ई कॉमर्स कहलाता है। ई वाणिज्य के अंदर देखो ऑनलाइन व्यापार कार्यों को इंगित करता है। ई वाणिज्य क्या करता है, ऑनलाइन जो व्यापार है उसको क्या करता है, इंगित करता है, जिसमें उत्पाद या सेवा को खरीदा या बेचा जाता है। अगला देखो, इंटरनेट बैंकिंग किसे कहते हैं। तो किसी भी बैंक के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को किसी भी स्थान
यानी कंप्यूटर या मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। यानी बैंक से संबंधित जो भी सेवाएं हैं, अगर उसको आप किसी कंप्यूटर, मोबाइल या किसी उपकरण के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उपयोग करते हो तो वो इंटरनेट बैंकिंग कहलाती है। इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाकर उससे अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो इंटरनेट बैंकिंग उसके लिए बैंक या तो आप वेबसाइट बनाते हैं या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने ग्राहकों को ये सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। अगला, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग साइबर कैफे में क्यों नहीं करना चाहिए। अब दूसरा सवाल है कि तो इंटरनेट बैंकिंग है उसका इस्तेमाल जो सार्वजनिक स्थल या साइबर कैफे वहां पर क्यों नहीं करना चाहिए। तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट कैफे या साझे जो शेयर कंप्यूटर का उपयोग कम करें, और यदि कैफे या शेयर कंप्यूटर का उपयोग करते भी हैं तो अपना पासवर्ड नियमित रूप से क्या करते रहें, बदलते रहें, क्योंकि पासवर्ड और यूजर आईडी सेव रह जाती हैं और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है। क्योंकि अगर सार्वजनिक स्थान पर अगर आप कोई भी यूजर और आईडी और पासवर्ड के द्वारा इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करते हो तो हो सकता है कि वो फाइल जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उस कंप्यूटर में सेव रह जाए और दूसरा कोई व्यक्ति उस कंप्यूटर पर आकर बैठता है तो हो सकता है उसका गलत इस्तेमाल हो जाए। अगला, शुद्ध ऑनलाइन लर्निंग से क्या तात्पर्य है। तो शुद्ध ऑनलाइन, यदि प्योर ऑनलाइन लर्निंग में प्रशिक्षु कंप्यूटर के माध्यम से संचार कर अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है। शुद्ध ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही सामग्री क्या प्राप्त करता है और उसी से क्या करता है, अध्ययन करता है, जिसको हम प्योर ऑनलाइन लर्निंग कहते हैं। अगला, ई लर्निंग में प्रयुक्त होने वाले साधनों के नाम बताइए। अगर आप ई लर्निंग करना चाहते हो, आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल हो सकता है, माइक्रोफोन, स्पीकर है, वेब कैमरा, इंटरनेट या इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट, ऑडियो वीडियो टेप, उपग्रह प्रसारण, इंटरेक्टिव टेलीविजन, CD-ROM आदि के द्वारा विषय वस्तु को प्रतिपादित किया जाता है। किसके अंदर, ई लर्निंग के अंदर। सिंक्रोनस लर्निंग क्या होता है, सिंक्रोनस लर्निंग क्या होता है। सिंक्रोनस लर्निंग में जो प्रशिक्षु है और जो प्रशिक्षक है, यानी जो स्टूडेंट और शिक्षक है, भौतिक रूप से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं और उनके मध्य वास्तविक समय में इंटरेक्शन क्रिया नहीं होते। देखो, सिंक्रोनाइज लर्निंग के अंदर तो क्या होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसी समय स्टूडेंट पढ़ रहा होते हैं, रियल टाइम के अंदर पढ़ाई करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। जबकि एसिंक्रोनस लर्निंग के अंदर जो टीचर है उसने पढ़ा दिया और स्टूडेंट है जब उसकी मन करेगा उस समय वो इंटरनेट के माध्यम से वो पढ़ाई कर लेता है। जैसे इंटरनेट या CD-ROM पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री, ऑडियो टैप पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री, ईमेल से प्राप्त संदेश, ये किसके अंदर आता है, एसिंक्रोनस लर्निंग के अंदर आता है। अब देखो, निम्नात्मक क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि जो हमारे जो 5 चैप्टर है उनसे समझ में ना MCQ के लिए अलग से वीडियो बना रखे, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहां से सभी निम्नात्मक क्वेश्चन देख लेना, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो हम यहाँ कर रहे हैं, शेष क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आराम से देख लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोग के विषय में आपको क्या लिखना है, निम्नलिखित लिखना है। देखो, कंप्यूटर का उपयोग बड़ा व्यापक है। आज जीवन के कंप्यूटर की उपयोगिता इतनी अधिक हो गई है कि आज के युग को हम किसका युग कहते हैं, कंप्यूटर का युग कहते हैं। और कंप्यूटर के आविष्कार से बहुत सी गणनाएं जो मानव के वश की बात नहीं थी वह आसान हो गई, क्योंकि कंप्यूटर के आविष्कार से बहुत सारी ऐसी गणनाएं थी जो इंसान अगर उन गणनाओं को करता तो बहुत अधिक टाइम लग जाता, लेकिन कंप्यूटर इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकता है। वास्तव में कंप्यूटर का आविष्कार ही गणना को स्वचालित एवं परिशुद्धता से करने के उद्देश्य से हुआ है। ऐसे क्षेत्र में जिनकी समयबद्धता और परिशुद्धता को अत्यधिक आवश्यकता होती है, कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य है। तो देखो, मैं क्या समझू, ये तो आराम से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख लेना। ठीक है, ये रहा। अब कंप्यूटर की विशेषताओं, तो कंप्यूटर क्या विशेषता, एक तो है स्पीड, यानी कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है और जटिल से जटिल गणना कुछ ही सेकंड में हल कर सकता है। दूसरी विशेषता है शुद्धता एंड एक्यूरेसी, कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। कंप्यूटर को ये बात सही
निर्देश देने के बाद वह हमारे परिणाम को सही ही निकालते हैं। यानी कंप्यूटर अपने आप कभी भी गलती नहीं करता। अगर आपने कंप्यूटर को निर्देश सही दिए तो रिजल्ट भी हमेशा सही आएगा। कंप्यूटर अपने आप कोई गलती नहीं करता। रेजिनेंस या सक्षमता, कंप्यूटर कार्य करते समय कभी भी थकता नहीं है और निरंतर कई घंटे तक कार्य करने के बाद भी उसे एकाग्रता और गति से कार्य करता रहता है। यानी एकाग्रता के साथ तो काम करते हैं, साथ में गति से भी कार्य करता है। इसके अलावा स्मरण शक्ति, यानी कंप्यूटर में भी मानव मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति यानी मेमोरी होती है, जिससे लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रह करके रखे जा सकते हैं। व्यापक उपयोगिता, वर्सेटाइलिटी, कंप्यूटर का उपयोग अनेक तरह के कार्यों में किया जा सकता है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, फैक्ट्री, घर, कार्यालय, अनुसंधान, मौसम विज्ञान, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में हम कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है कंप्यूटर के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए और उसका ब्लॉक डायग्राम बनाइए। तो आपको पता है कि जो कंप्यूटर का तंत्र है वो 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। अगर हम बात करते हैं सिस्टम यूनिट, तो ये कंप्यूटर का मुख्य भाग है, जिसमें एक क्या होता है, केंद्रीय संसाधन इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू होता है कंप्यूटर का मुख्य भाग, जिसमें क्या होता है, केंद्रीय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू होता है। और सिस्टम यूनिट क्या होता है? एक बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर के कई अन्य डिवाइस तथा सर्किट लगे होते हैं। तो नॉर्मल तो क्या होता है कि जो सीपीयू को ही हम सिस्टम यूनिट मानते हैं, लेकिन सिस्टम यूनिट के अंदर बहुत सारे, कि जैसे सीपीयू तो होता ही है, उसके अलावा बहुत सारे डिवाइस और सर्किट लगे होते हैं, जो क्या होता है, एक मदरबोर्ड पर समायोजित होते हैं। वो सभी कहां पर लगे होते हैं? मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर का अधिकतर परिपक्व सिस्टम यूनिट में होता है। अगर बात करते हैं इनपुट यूनिट की, तो कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम विवरणों को प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट यूनिट कहलाती है। यानी कंप्यूटर के जो भी हम डाटा प्रविष्ट करवाने देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम डिवाइस या उपकरण काम में लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट यूनिट कहते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर आदि इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण है। उसी प्रकार आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने या उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली जो डिवाइस है, जो उपकरण है, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहलाती है। मॉनिटर है, प्रिंटर आदि कुछ सामान्यतः आउटपुट डिवाइस के क्या है? नाम है। अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ये हो गया आपका सिस्टम यूनिट। क्या हो गया? सिस्टम यूनिट, ठीक। और ये आपको हो गया इनपुट यूनिट और ये हो गया आउटपुट यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर क्या होता है? एक तो होता है सीपीयू, तो सीपीयू के भी 2 भाग होते हैं। एक होता है एएलयू और दूसरा होता है सीयू। एएलयू और सीयू, और ये किससे कनेक्ट होते हैं? मेन मेमोरी से। और मेन मेमोरी से डाटा कहां पर संग्रहित किए जाते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। आराम से समझ लेना, अगर डायग्राम समझना तो इससे संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगा, पहले चैप्टर के अंदर प्लेलिस्ट में जाके आराम से पढ़ सकते हो। देखो 5वां क्वेश्चन है, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का वर्णन कीजिए। तो वर्तमान में आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर आ जाते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। ये आकार में क्या होते हैं? छोटे और कम कीमत के होते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये आकार में सबसे छोटे होते हैं और कीमत में भी क्या होता है? कम होते हैं। प्राय जो घर है, कार्यालय, विद्यालय आदि में लगे कंप्यूटर प्राय माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। इसमें एक ही सीपीयू होता है। इसमें कितने सीपीयू लगे? एक ही सीपीयू लगा होता है। और इन कंप्यूटर में जो संग्रहण क्षमता है और कार्य करने की गति है उपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है। कम कुछ नहीं होती है, उपेक्षा अन्य कंप्यूटर की तुलना में क्या होते हैं? कम होती है। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। और ये पर्सनल कंप्यूटर भी कई प्रकार के होते हैं। अगर बात करें पर्सनल को, एक तो होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉमटॉम, नोटबुक, टैबलेट, ये माइक्रो कंप्यूटर के कुछ प्रकार हैं। अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें, डेस्कटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिसको टेबल के ऊपर रखकर कार्य करते हैं, और ये साइज में थोड़े से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, जिसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि अलग अलग होते हैं। लैपटॉप की बात करें तो ये साइज में छोटा होता है और इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हम ले जा सकते हैं। इसे व्यक्ति अपनी गोद में रखकर आसानी से कार्य कर सकता है। और इसमें पावर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बैटरी का इस्तेमाल करें।
अब बात करते हैं टैबलेट कंप्यूटर की। ये मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है और इसको अंगुलियों के द्वारा आसानी से चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। ये मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले क्या होता है कंप्यूटर होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में क्या होता है अधिक कार्यशील, शक्तिशाली और अधिक कीमत के होते हैं और इनकी संग्रहण क्षमता और कार्य करने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है किससे, माइक्रो कंप्यूटर की तुलना के अंदर। और इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं और इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति क्या कर सकते हैं, कार्य भी कर सकते हैं। और इसका उपयोग सामान्यतः बड़े कार्यालय और बैंक के अंदर अधिकतर किसका प्रयोग किया जाता है, मिनी कंप्यूटर का। अगला देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और इनकी मेमोरी और कार्य करने की गति भी क्या होता है, बहुत अधिक होती है। ये एक समय में कई व्यक्ति एक साथ क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ये अधिक महंगे भी होते हैं और इनका उपयोग रेलवे आरक्षण है, बीमा कंपनियां, अनुसंधान है, बड़े औद्योगिक जो व्यावसायिक संगठन है उनके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है सुपर कंप्यूटर। यह आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर है। मेमोरी और कार्य करने की क्षमता भी इनमें सर्वाधिक होती है। अगर अधिक जटिल और उच्च कोटि की सूचना वाली अगर गणना करनी है तो आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, सुपर कंप्यूटर का। यह कंप्यूटर सबसे महंगे और अधिक कीमती और जिनकी कीमत किसमें अरबों रुपए में होती है। इन पर अनेक व्यक्ति एक साथ क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और इनका उपयोग भी वैज्ञानिक अनुसंधान है, मौसम की भविष्यवाणी करनी है, अंतरिक्ष अनुसंधान से, अनुवांशिक अभियांत्रिकी है, उन सब के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सुपर कंप्यूटर का। जैसे परम है, क्राई है, एनसीसी, सीडीसी आदि सुपर कंप्यूटर के क्या कुछ उदाहरण है। अगला है हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है और विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम और विशेषताएं बताइए। तो किसी भी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, टोपोलॉजी। या नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर या नोड्स को आपस में जोड़ने का जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी से ही ये निर्धारित होता है कि नोड्स के मध्य डाटा जो संचरण है, डाटा ट्रांसफर है के लिए कौन सा पाथ यानी रास्ता उपलब्ध है। नेटवर्क स्थापित करने की लागत और जटिलता भी काफी सीमा तक टोपोलॉजी पर निर्भर करती है। नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर को जोड़ने का जो तरीका है वो टोपोलॉजी कहलाती है। और टोपोलॉजी ये निर्धारित करती है कौन सा डाटा किस रूट से, किस रास्ते से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचेगा और जो उसकी लागत है और जो वो काफी हद तक किस पर निर्भर करती है, टोपोलॉजी के ऊपर। टोपोलॉजी आपकी किताब में 5 प्रकार, एक तो रेख या बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार ट्री और ग्राफ या मेश टोपोलॉजी। जो लीनियर या बस टोपोलॉजी की बात करें, इसमें सभी कंप्यूटर एक केबल से जुड़े होते हैं। इसमें सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसे एक बीच में एक केबल बिछाई जाती है, इन केबल से सभी कंप्यूटर इस प्रकार आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, और यहां पर टैप लगी होती है जिसे बैकबोन केबल कहते हैं। जो बीच वाली केबल है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, बैकबोन केबल कहते हैं। कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सामान्यतः कोएक्सियल केबल काम में ली जाती है। केबल के दोनों सिरों पर टर्मिनेटर, इन दोनों सिरों पर क्या लगे होते हैं, टर्मिनेटर लगे होते हैं। और प्रत्येक कंप्यूटर या डिवाइस का एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी एनआईसी के द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है। अब इन प्रत्येक डिवाइस उनका क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है जिसके लिए हम किसका इस्तेमाल, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। और प्रत्येक निक का एक विशिष्ट या यूनिक एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस कहते हैं। IEEE के अनुसार बस टोपोलॉजी में अधिकतम कितने नोड्स जोड़ सकते हो, 30 नोड जोड़ सकते हो। और इस टोपोलॉजी में नेटवर्क का नियंत्रण केंद्रीकृत नहीं होता, यानी इसमें एक ही कंप्यूटर के द्वारा सारे नेटवर्क को कंट्रोल नहीं किया जाता है। अतः कहीं भी कोई खराबी आ जाने पर उसे ढूंढना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बस की लंबाई अधिक होने पर रिपीटर का क्या कर सकते हैं, उपयोग करना पड़ता है। केबल खराब हो जाने पर पूरा नेटवर्क भी क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। अब बात कर रहे हैं रिंग टोपोलॉजी, जिसके अंदर कंप्यूटर क्या जुड़े होते हैं, एक रिंग के अंदर जुड़े। कैसे जुड़े हुए, एक रिंग के अंदर जुड़े हुए होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में सभी नोड्स रिंग के रूप में जुड़े होते हैं और इस टोपोलॉजी को परस्पर जोड़ने के लिए ट्विस्ट पेयर केबल, कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक नोड अपने समवर्ती 2 नोड से जुड़े होते हैं, यानी इसमें प्रत्येक नोड से वो क्या होता है, अपने पड़ोसी नोड से कनेक्ट। जैसे ये नोड है तो अपने पड़ोसी कंप्यूटर से क्या होता है, कनेक्ट होता है। एक नोड से दूसरे
एक नोड से डाटा प्राप्त करता है और दूसरे नोड से डाटा को संचारित यानी आगे भेज देता है। प्रत्येक नोड डाटा संकेतों आगे प्रेषित करने से पूर्व उसको क्या करता है, एम्पलीफायर करता है। यह भी एक विश्वसनीय टोपोलॉजी है क्योंकि इसमें डाटा संचरण केवल एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होता है। इसमें यदि कोई भी एक कंप्यूटर ठीक से कार्य नहीं करे तो पूरा नेटवर्क क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। और एक नोड हटाने पर नया नोड जोड़ने में भी क्या लगता है, अगर आप इसमें जैसे मान 5 कंप्यूटर, अब छठा कंप्यूटर जोड़ोगे तो उसमें भी फिर यहाँ से केबल हटाकर यहाँ कनेक्ट करना है, जिससे नेटवर्क क्या होता है, बाधित होता है। देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले अच्छी तरह समझा रखा है। मैं यहाँ पर फास्ट इसीलिए कि तुम जल्दी से पढ़ लो, रिवीजन कर लो, ठीक है। वरना इन सभी 5 पार्ट के अलग से क्वेश्चन आंसर के लिए वीडियो बना रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आराम से देख लेना, ठीक है। अच्छी तरह समझा रखे हैं। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है, उन सबसे सारे कंप्यूटर क्या होता है, आपस में इस तरह जुड़े हुए होते हैं। जो बीच वाला कंप्यूटर इसको होस्ट या हब कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी सभी नोड्स एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जिसे आप हब कह सकते हो या होस्ट कहते हो। इसमें कोई भी 2 नोड्स परस्पर सीधे जुड़े हुए नहीं होते, यानी जैसे ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है, ये आपस में कोई भी कंप्यूटर सीधे नहीं, सब होस्ट के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। नोड्स के मध्य संचार केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से होता है और ये सभी नोड्स के मध्य होने वाले सभी संचार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसमें भी नेटवर्क प्रबंधन तुलनात्मक रूप से क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि इसमें सारा कंट्रोल केंद्रीय कंप्यूटर से होता है, तो इसमें नेटवर्क प्रबंधन करना क्या होता है, आसान होता है। एक नोड्स खराब होने पर शेष नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इसमें अगर कोई भी एक नोड्स खराब हो जाए तो नेटवर्क पूरा बंद बाधित नहीं होता। किंतु पूरे नेटवर्क का नियंत्रण एक ही केंद्रीय कंप्यूटर पर निर्भर होने के कारण उसके फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन अगर सेंटर वाला कंप्यूटर ही खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। इस नेटवर्क में केबल भी अधिक आवश्यकता होती है। अगला ट्री टोपोलॉजी, तो इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह ट्री की आकृति के अंदर कंप्यूटर आपस में क्या होता है, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ठीक, लिस्ट ऑफ नोड्स सोपानवर्ती हायरार्किकल तरीके से जोड़े जाते हैं। पदानुक्रम में सबसे ऊपर वाले नोड्स को रूट नोड कहते हैं और रूट नोड के उप नोड होते हैं जो रूट नोड के पदा अनुक्रम से जुड़े होते हैं। उन उप नोड्स को प्रथम, द्वितीय, तृतीय अनेक स्तर पर जोड़ा जाता है। देखो जो पहला इसको रूट कहते हैं, इसके सब रूट कितने हो गए, 2 गए, फिर इनके सब रूट हो गए, ठीक है। इस प्रकार एक हायरार्किकल या फिर सोपानवर्त तरीके से कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है। अगला ग्राफ या मेश टोपोलॉजी, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रत्येक कंप्यूटर जैसे में जितने भी कंप्यूटर है वो सीधे अन्य कंप्यूटर, जैसे ये कंप्यूटर इससे भी डायरेक्ट कनेक्ट है, इससे भी डायरेक्ट कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है। इस टोपोलॉजी प्रत्येक नोड्स टोपोलॉजी में उपस्थित अन्य सभी नोड से सीधे जुड़े होते हैं। यह सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी है। इसमें सर्वाधिक वायर की क्या होती है, उपयोग किया जाता है और इसके कारण ये सबसे महंगी टोपोलॉजी भी है। अगला कंप्यूटर के नेटवर्क की श्रेणियों का वर्णन कीजिए। कंप्यूटर के नेटवर्क को विस्तार दूरी के आधार पर निम्न जो कंप्यूटर नेटवर्क की जो श्रेणी है, कैटेगरी है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन, वाइड एरिया और पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें, यह नेटवर्क एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र या सामान्यतः किसी कार्यालय, बड़े संस्थान या कारखाना या एक कमरे या एक परिसर में या एक से अधिक इमारतों वाले कार्यालय, प्रयोगशाला, कॉलेज, विश्वविद्यालय में होता है, ठीक है। लोकल एरिया में सीधे से बता देता हूँ, अगर कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है, कोई विद्यालय, उस परिसर के अंदर जितने भी कंप्यूटर आपस में जोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क करते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि इसकी एक तो स्पीड बहुत अच्छी होती है, 10 Mbps से लेकर 100 Mbps मिल जाती है। और इसमें सुरक्षित कंप्यूटर नेटवर्क है, क्योंकि इसमें जो प्रमाणित उपयोग करता है वही क्या करते हैं, इंटरनेट का कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेट्रोपॉलिटन की बात करें, जिसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन कहते हैं, ये लैन का क्या विस्तृत रूप है जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे शहर है, कस्बे को कवर करता है। एक शहर से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित किसी उपक्रम अथवा संस्था के विभिन्न शाखाओं को परस्पर जोड़ने का काम करता है। जो केबल टीवी नेटवर्क है तो किस पर आधारित, मेट्रोपॉलिटन एरिया पर आधारित है, या जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है वो किसके, मैन के उदाहरण है। और इसकी रेंज कितनी, 30 से 40 किलोमीटर के अंदर होती है। अगला है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको वैन कहते हैं।
वैन का भौगोलिक सीमा अधिक विस्तृत होती है। ये पूरे एक देश में हो सकता है, महाद्वीप या समूचे विश्व के अंदर फैला हो सकता है। वैन में कई देश, कई महाद्वीपों के सभी कंप्यूटर को एक दूसरे से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसे नेटवर्क में कुछ भाग केबल के द्वारा भी हो सकता है, टेलीफोन लाइन है, ऑप्टिकल फाइबर है, माइक्रोवेव उपग्रह से भी जुड़े हो सकते हैं। और इसमें डाटा संचरण की गति है वो अन्य नेटवर्क तुलना में क्या होती है, कम होती है। बात करते हैं पेन की। ये कुछ व्यक्तिगत उपकरण जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, प्रिंटर है आदि को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क होता है। यानी जो आपका कोई पर्सनल कंप्यूटर है उससे जो जितने भी डिवाइस कनेक्ट होते हैं वो जो नेटवर्क का निर्माण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। अगला, विभिन्न नेटवर्क डिवाइसों का वर्णन करो। तो नेटवर्क डिवाइस वे उपकरण और इकाई होती हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसको नेटवर्क उपकरण या नेटवर्क इक्विपमेंट भी कहते हैं। तो पहला है हमारे पास मॉडेम, आप आराम से पढ़ लेना। मॉडेम क्या करता है, मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास रिपीटर। रिपीटर क्या करता है कि जो लेन है, सभी ट्रांसमिशन माध्यम में संकेत कुछ दूरी, इसमें क्या है, जो भी हम संकेत भेजते हैं कुछ दूरी के पश्चात वो क्या होता है, कमजोर हो जाते हैं। और अगर सिग्नल को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है, तो उस बीच में हमें क्या लगाना होता है, रिपीटर लगाते हैं। और रिपीटर सामान्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो एम्पलीफायर जो केवल सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और दूसरे सिग्नल जनरेशन डिवाइस जिसके अंदर क्या होता है कि जो नॉइस होती है ना उसको भी साथ में क्या करते हैं, हटाने का भी काम करते हैं। बात करते हैं ब्रिज। अगर आपके पास दो नेटवर्क है उनको आपस में कनेक्ट करना तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है राउटर। अगर आपको लैन को मेन से जोड़ना है, यानी आपके लोकल एरिया नेटवर्क है और उसको उसके इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो आपको बीच में किसका इस्तेमाल करना होगा, राउटर का। अगर दो अलग अलग नेटवर्क है, दो अलग अलग टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले नेटवर्क है, उनको अगर आपस में जोड़ना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमें NIC कार्ड जोड़ने के लिए हम RJ45 कनेक्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर 8 पिन होती हैं। अगला इथरनेट कार्ड। ठीक है, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए जो RJ45 केबल है वो एक कार्ड के अंदर कनेक्ट होती है जिसको हम कहते हैं NIC या इथरनेट कार्ड कहते हैं। और इसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं। और मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। अब बात करते हैं हब की। किस कहते हैं, हब। ये मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है, यानी अगर आपको एक से अधिक कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो इसमें बहुत सारे आपको पोर्ट मिल जाएंगे जिससे आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनकी कमजोरी है कि जब इन नेटवर्क से यहाँ पर इसमें कुछ जो सिग्नल आएंगे ना तो वो इन सभी कंप्यूटर को आगे भेज देंगे। बात करते हैं स्विच। स्विच के अंदर क्या होता है कि ये हब की तरह ही काम करता है, इसमें भी मल्टीपोर्ट होते हैं लेकिन ये केवल उसी को सूचना आगे भेजता है जिसने उसकी क्या की डिमांड कर रखी है। स्विच से कनेक्टेड सभी कंप्यूटर को ये सूचना नहीं भेजता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और क्वेश्चन भी हैं लेकिन उसके लिए मैं आपको सजेशन करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इन 5 चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर के वीडियो है वो डाल दूंगा और वहां से आप आराम से अगर टाइम मिले तो देख लेना, वरना इस वीडियो को एक आराम से देखकर आप आराम से पेपर हल कर सकते हो। लास्ट ईयर का भी देख लेना, मैंने वीडियो बना रखा है